हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। मैं अजीत सिंह एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं हमारी फाइनल टच रिवीजन की कक्षा में। तो बच्चों, जैसा कि आपको पता है हम तैयारी कर रहे हैं हमारे बिल्कुल फाइनल टच पे, यानी कि हमारे एग्जाम्स की डेट है वो अनाउंस हो ही चुकी है, आपको पता है। और हमारी तैयारी कैसे चल रही है, जोरों शोरों पर चल रही है। तो इस जोरों शोरों की तैयारी को और जोर शोर से चलाना है और हमें क्या करना है, हमारा सिलेबस ऑन टाइम कंप्लीट करना है। चलिए तो हम बढ़ते हैं हमारे अगले चैप्टर की तरफ, जो है हमारा ह्यूमन फिजियोलॉजी से थर्ड पार्ट चैप्टर। कौन सा, यहां पर बॉडी फ्लूइड एंड देयर सर्कुलेशन, यानी कि शरीर द्रव्य एवं परिसंचरण तंत्र के बारे में हम चर्चा करेंगे। देखिए बच्चों, इस चैप्टर में अगर बात करें वेटेज की तो कंप्लीटली हम बात कर चुके हैं। यहां से जो आपको प्रश्न पूछा जा सकता है वो आपके मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग से मैकेनिज्म से पूछा जा सकता है। ठीक है, फिर हम बात करें यहां पर कि बॉडी फ्लूइड के अंदर जो हार्ट है, हार्ट से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, ठीक है ना, एरिथ्रोसाइट्स जिनको हम बोलते हैं, ठीक है, ल्यूकोसाइट्स, इन सब से आपसे क्वेश्चन जो है वो बन जाते हैं और प्रीवियस ईयर में एग्जामिनर्स ने आपसे पूछे हुए भी हैं। ठीक है बच्चों, तो फोकस करना है और स्टार्ट करते हैं हमारे चैप्टर को। चलिए, शरीर द्रव्य एवं परिसंचरण तंत्र, यानी कि रक्त के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे और हम प्लाज्मा के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि हमें पता है जो ब्लड है उसमें मेन कंपोनेंट क्या होते हैं, मुख्यतः यहां पर क्या होता है, प्लाज्मा होता है और हमारा रक्त होता है। ठीक है, आई बात समझ में। चलिए अब देखिए, यहां पर हम बात कर रहे हैं किसके बारे में, हम चर्चा कर रहे हैं यहां पर कि महत्व क्या है शरीर द्रव का। पदार्थों का बनने वाले स्थान से जरूरत वाले स्थान तक आवागमन, यह कार्य द्रवों जैसे रक्त और लिम्फ द्वारा संपन्न किया जाता है। तो रक्त की आवश्यकता क्यों पड़ी बच्चों, रक्त की आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि हमारी शरीर के अंदर जो हमने न्यूट्रिशन लिया है, ठीक है, भोज्य पदार्थ से, उसका जितना भी परिवहन होना है, यानी कि सर्कुलेशन होना है, वो रक्त के माध्यम से होना है। हमारे शरीर में एकमात्र जो परिवहन का माध्यम है वो क्या है, सिर्फ और सिर्फ हमारा रक्त होता है। और हमारे रक्त में ही क्या होते हैं, सभी प्रकार के जो हार्मोन है उनका स्त्रावण होता है, केमिकल रिएक्शन जो होती है उनका है। ठीक है, साथ ही साथ हम बात करें कोई भी मिनरल न्यूट्रिएंट जो भी आप ले रहे हैं, अपने भोजन से प्राप्त कर रहे हैं, ये सभी किसके द्वारा जाएगा, हमारे शरीर की एक एक कोशिका तक, एक एक ऊतक तक, कहां तक पहुंचेगा, किसके द्वारा पहुंचेगा, रक्त के द्वारा पहुंचेगा। तो रक्त यहां पर क्या हो जाता है, रक्त एक महत्वपूर्ण कारक है, यहां पर एक महत्वपूर्ण यौगिक हो जाता है, एक तरल द्रव्य हो जाता है जो हमारे शरीर में क्या करता है, परिसंचरण का कार्य करता है। अब ये तो है नहीं कि हमारे शरीर में अगर रक्त उपस्थित है तो रक्त अपने आप बहेगा, नहीं, इसको बहाव देने के लिए, इसको प्रेशर देने के लिए इसमें क्या होता है, हमारे शरीर में एक पंप उपस्थित होता है। और ये पंप क्या होता है, जिस दिन से हम पैदा हुए हैं, ठीक है, और जब तक हम इस धरती पर रहेंगे, यानी कि पैदा होने से लेकर मरने तक के बीच का जो समय है, इस समय में ये रक्त का जो पंप है वो निरंतर अपनी क्रिया को करता रहता है, गतिशील रहता है। इसे हम क्या बोलते हैं, हृदय बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, हृदय बोलते हैं। आई बात समझ में। चलिए, जैसे कि हम बात कर रहे हैं कि पदार्थ जिनके आवागमन संचरण की आवश्यकता होती है, जैसे हम बात करें पोषक तत्व हो गए, ठीक है, इधर से हमारी गैसें हो गई, साथ ही साथ उपापचय अपशिष्ट हो गए, हार्मोन हो गए, प्रतिरक्षी हो गए। तो इन सब का आगमन किसके थ्रू द्वारा होता है, शरीर में उपस्थित रक्त के द्वारा होता है। तो ये देखिए हमारे शरीर में क्या है, किस तरह से रक्त वाहिकाएं और ब्लड कैपिलरी शिराएं, ये किस तरह से पूरे शरीर के अंदर क्या होती हैं, फैली हुई होती हैं, जो कहा क्या करती है, पूरे शरीर में रक्त को लेकर जाती है, उसका परिवहन करती है। आई बात समझ। चलिए, संवहनी योजुतक की हम बात करें, संयोजक में तो दो प्रकार के होते हैं यहाँ मुख्यतः, कौन कौन से, एक तो रक्त हो गया जिसको हम क्या बोलते हैं, ब्लड बोलते हैं, और एक दूसरा क्या हो गया, हमारा लिम्फ हो जाता है, अर्थात लसिका इसको बोलते हैं। ठीक है, दोनों क्या है, आधात्रित तरल एवं रेशे विहीन होते हैं। रक्त के अध्ययन को हम क्या बोलते हैं, हेमेटोलॉजी बोलते हैं, जबकि रक्त के निर्माण की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, हीमियोपोइसिस बोलते हैं। ठीक है, रक्त के निर्माण की क्रिया क्या बोलते हैं, हेमियोपोइसिस बोलते हैं। आई बात समझ में। चलिए अब देखिए, रंग कैसा होता है रक्त का, लाल होता है। पीएच की बात करें तो इसका 7.4, यानी कि हल्का क्षारीय होता है। तो आपने टेस्ट किया है ना, रक्त कभी कहीं लग जाती है तो हम क्या करते हैं, कहीं उंगली में बारीक कट लग गया तो हम क्या करते हैं, फट से मुंह के अंदर उंगली ले लेते हैं। क्यों, क्योंकि हमारे मुंह के अंदर भी क्या है, सलाइवा है। ठीक है, तो वो भी क्या करता है, बैक्टीरिया को किल करने का काम कर रहा है। ठीक है, लाइसोजाइम है, बात करी थी ना हमने, थाइमिन होता है, लाइसोजाइम होता है, ये क्या करता है, बैक्टीरिया को किल करता है। साथ ही साथ आपने जब ब्लड का टेस्ट लिया होगा तो कैसा होता है, हल्का क्षारीयपन लिए हुए होता है, हल्का कैसा होता है, क्षार जैसा दिखाई आपको महसूस होगा उसका टेस्ट। ठीक है, चलिए भार की बात करें, शारीरिक भार का करीबन कितना, 7 से 8% बनाता है। ठीक है, आयतन की बात करें कि लगभग पुरुष में 5 से 6 लीटर और स्त्रियों में 4 से 5 लीटर होता है। तो अगर हम एवरेज लेके चलें, एक मेल में और एक फीमेल में, एक नर में और एक मादा में, तो हम 5 लीटर इसको
कंसिडर कर सकते हैं। आई बात समझ में? ठीक है, चलिए रक्त क्या है? रक्त एक आभासी संयोजी ऊतक है, हमने पढ़ रखा है किसमें? कनेक्टिव टिश्यू के अंदर। रक्त कैसा है? एक कनेक्टिव टिश्यू है। क्या है? कनेक्टिव टिश्यू होता है। और ये कैसा है? आभासी संयोजी ऊतक होता है। ठीक है, आई बात समझ में? चलिए, रक्त की कोशिकाओं में विभाजन नहीं होता, तो हमें पता है रक्त में क्या होती है? इसकी कोशिकाओं में विभाजन नहीं होता है। महत्वपूर्ण बात है, याद रखिएगा, इसकी कोशिकाओं में विभाजन नहीं होता है। रक्त की आधात्री कैसी होती है? तंतु रेशे विहीन होती है। ठीक, रक्त की आधात्री यानी कि मैट्रिक्स का संश्लेषण रक्त कोशिकाओं द्वारा नहीं किया जाता है। इसका जो संश्लेषण होता है वो रक्त कोशिकाओं के द्वारा नहीं होता है। आई बात समझ? चलिए देखिए, रक्त के संगठन की हम बात कर लें यहां पर, तो इसमें कितना होता है? लगभग हम बात करें 55% इसके अंदर प्लाज्मा उपस्थित होता है। क्या होता है बच्चों? प्लाज्मा। क्या है? 55% प्लाज्मा है। जबकि हम बात करें इसके अंदर अन्य भाग के अंदर, तो 45% क्या होते हैं? इसमें गठित तत्व उपस्थित होते हैं। जैसे हम बात करें प्लाज्मा के कंस्टिट्यूट की, प्लाज्मा के संगठन की बात करें, तो इसमें 90% तक तो जल उपस्थित होता है और 10% तक क्या होते हैं? इसमें इलेक्ट्रोलाइट्स, उपापचयिक पोषक और हार्मोन्स वगैरह उपस्थित होते हैं। प्रोटीन्स में अगर हम मुख्यतः बात करें तो एल्ब्यूमिन, इम्यूनोग्लोबिन और फाइब्रिनोजेन ये इसके अंदर उपस्थित होते हैं। और ये जो हमारा प्लाज्मा है ये क्या करता है? ब्लड कोटिंग में भी सहायता करता है, यानी कि रक्त का जो थक्का बनता है उसके अंदर भी यह सहायक होता है। आई बात समझ में? फिर जो इसके 13 फैक्टर 13 फैक्टर्स है उनके बारे में भी हम बात करेंगे आगे। ठीक, चलिए अब देखिए इसमें 98 to 99% क्या होती है? इसके अंदर 98 से 99% इसमें इरिथ्रोसाइट यानी कि आरबीसी को क्या बोलते हैं? इरिथ्रोसाइट्स भी बोलते हैं। डब्ल्यूबीसी को क्या बोलते हैं? बेटा डब्ल्यूबीसी डब्ल्यूजीसी लिखा हुआ है, करेक्ट कर लेना। डब्ल्यूबीसी को क्या बोलते हैं? यहाँ पे ल्यूकोसाइट्स बोलते हैं। ठीक है, ग्रेनुलोसाइट्स होते हैं, अग्रेनुलोसाइट्स होते हैं और बिम्बाणु यानी कि थ्रोम्बोसाइट्स प्रेजेंट होते हैं। आई बात समझ में? यानी कि अगर आप रक्त को देखेंगे तो कैसा होता है? प्लाज्मा वाला भाग कैसा? हल्का पीले रंग लिए हुए होता है, जबकि रक्त में जो वर्णक होता है वो क्या होता है? हीमोग्लोबिन उपस्थित होता है। इसी की वजह से इसका रंग क्या होता है? लाल होता है। ठीक है, आई बात समझ में? रेस्पिरेटरी पिगमेंट होता है ये। ठीक है, चलो अब देखिए हम बात करें किसकी? प्लाज्मा के बारे में। तो प्लाज्मा में क्या है? 90 से लेकर 92% तक जल है और 8 से 10% क्या होता है? इसमें ठोस भाग होता है। इसमें अकार्बनिक और कार्बनिक भाग आ जाता है। अकार्बनिक भाग की हम बात करें बच्चों तो इसमें आयन में सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम क्लोराइड, ठीक है, कैल्शियम बाइकार्बोनेट इत्यादि उपस्थित होते हैं। लवण की बात करें तो सबसे अधिक क्या होता है? NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड होता है। ठीक है, फिर उसके बाद हम बात करें KCl हो गया, MgCl हो गया, NHCO3 इत्यादि हो गया। गैसें जैसे ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन इत्यादि। ठीक है, चलिए कार्बनिक भाग की बात करें तो विटामिन हो गए, पोषक तत्व हो गए, उत्सर्गी पदार्थ अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड इत्यादि, हार्मोन और प्लाज्मा प्रोटीन। तो ये क्या हो गया? एक तरह से प्लाज्मा का यह भाग हो जाता है। आई बात समझ में? यानी कि प्लाज्मा के ये सब कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं यहां पर। आई बात समझ बच्चों? चलिए अब देखिए हम बात करें किसकी? प्लाज्मा प्रोटीन में कौन कौन से हो गए? एल्ब्यूमिन हो गया पहला, ग्लोबुलिन, प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजिन, ये इसके क्या है? प्लाज्मा के प्रोटीन्स होते हैं बेसिकली। एल्ब्यूमिन जो है वो 4% अधिकतम होता है, सबसे छोटा प्लाज्मा है। और ये क्या होता है? ब्लड कोलॉइडल ऑस्मोटिक प्रेशर, BCOP क्या करता है? ये BCOP यानी कि ब्लड कोलॉइडल ऑस्मोटिक प्रेशर को क्या करता है? ये बनाए रखने का में सहायता करता है एल्ब्यूमिन। आई बात समझ में? ग्लोबुलिन की बात करें 2 से 2.5% पता है और ये अल्फा कॉपर के परिवहन में मदद करता है, बीटा आयरन के परिवहन में मदद करता है और गामा यानी कि प्रतिरक्षी की तरह यह काम करता है इम्यूनोग्लोबुलिन के लिए। जैसे हम बात करें एंटीबॉडीज की IgG, IgA, IG, ठीक है ना, उसके लिए। तो यहाँ पे क्या करता है? प्रतिरक्षी की तरह ये इम्यूनोग्लोबुलिन की तरह वर्क करता है, कार्य करता है। प्रोथ्रोम्बिन की बात करें 0.3% उपस्थित होता है, प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन। ठीक है, फाइब्रिनोजन क्या है? 0.3% है। रक्त स्कंदन में क्या होते हैं? ये सहायक होते हैं। जैसे हमने बात करी थ्रोम्बिन और प्रोथ्रोम्बिन। ठीक है, किसमें सहायता होती है? रक्त के स्कंदन के अंदर सहायता करते हैं। आई बात समझ में? चलिए रक्त प्लाज्मा। अब देखिए बच्चों, अगर आप रक्त प्लाज्मा के बारे में चर्चा कर रहे हैं तो देखिए क्या है? प्लाज्मा के अंदर कई पाचित पोषक पदार्थ जैसे अमीनो अम्ल, ग्लूकोज, वसी अम्ल इत्यादि इसमें उपस्थित होते हैं, जबकि ग्लिसरॉल आदि भी इसमें पाए जाते हैं। अपशिष्ट पदार्थ कौन कौन से हैं? हमने पढ़ रखा है किसके बारे में? यूरिया होता है, यूरिक एसिड होता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे यूरिया हो गया, यूरिक एसिड हो गया और अम्ल में क्रिएटिनिन आदि प्रतिस्कंदन। जैसे हिपेरिन की बात करें, हिपेरिन क्या काम करता है? यहाँ पर एंटीकोएगुलेंट का है ना काम, है ना। रक्षी यौगिक जैसे क्या होते हैं इसमें? लाइसोजाइम एंजाइम होते हैं। ये क्या करता है? यहाँ पे बैक्टीरिया को किल करता है। ठीक है, जीवाणु होता है, जीवाणु को क्या करता है? मार देता है, भक्षक होता है। प्रोपेडिन, हार्मोन, विटामिन इत्यादि प्लाज्मा में यह पाए जाते हैं। यानी कि प्लाज्मा में क्या? ढेर सारे कॉन्स्टिट्यूएंट्स अवेलेबल होते हैं, उपस्थित होते हैं।
आई बात समझ? चलिए, रक्त में सामान्य ग्लूकोज की मात्रा कितनी होती है? 80 से 100 mg 100 ml पर 100 ml ब्लड के अंदर, यानी कि रक्त में शर्करा की मात्रा की बात कर रहे हैं। जब आप किसी पेशेंट की डायबिटीज चेक करते हैं तो उसका नॉर्मल लेवल जो है हम क्या लेके चलते हैं? सामान्य स्तर, यही लेके चलते हैं ना, 80 से 100 mg होना चाहिए पर 100 ml के अंदर। इससे ज्यादा होता है तो क्या होता है? डायबिटीज होती है। क्या होती है? डायबिटीज, रक्त में शर्करा का स्तर बढ़ जाता है। आई बात समझ में? चलिए, रक्त में समान कोलेस्ट्रॉल की मात्रा कितनी होती है? 150 से लेकर 260 mg पर 100 ml। तो आप देखते हो ना, जब ब्लड टेस्ट कराते हो, बीमार हो जाते हो कभी, डॉक्टर क्या बोलता है? भैया सीबीसी करा। क्या सीबीसी का मतलब क्या हुआ? कंप्लीट ब्लड काउंट। जब कंप्लीट ब्लड काउंट कराते हैं ना, तो ये सारी जो वैल्यू है ना आपके सामने निकल के आ जाती है। तो नोट कर लेना, अगली बार अभी घर में कोई रिपोर्ट पड़ी हो ना तो आप पढ़ना सीख जाओगे। कैसे? इस तरह से कि कोलेस्ट्रॉल की सामान्य मात्रा कितनी? 150 टू 60। इससे डाउन है तो दिक्कत, इससे ज्यादा है तो भी दिक्कत है। आई बात समझ में? चलिए, कोलेस्ट्रॉल भी दो तरह का होता है ना, एलडीएल और एचडीएल। अरे भाई, बैड कोलेस्ट्रॉल और एक अच्छा कोलेस्ट्रॉल। तो एलडीएल का मतलब क्या हो गया? एल से मतलब छोटा, है ना? तो छोटा क्या होता है? हमेशा बदमाश होता है। तो एलडीएल का स्तर ज्यादा नहीं बढ़ना चाहिए। एचडीएल का स्तर वो बढ़ जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। आई बात समझ में? चलो, रक्त में सामान्य यूरिया की मात्रा कितनी होती है? 70 टू 30 mmHg पर 100 ml ब्लड होती है। यदि रक्त में यूरिया 40 mg पर 100 ml से ज्यादा हो जाती है तो इस स्थिति में क्या होता है? यूरेमिया हो जाता है। क्या बोलते हैं इसको? यूरेमिया, यानी कि यूरिया जो है ज्यादा मात्रा के अंदर शरीर से निकल रहा है, जिसके कारण क्या होती है? आरबीसी अनियमित आकार की हो जाती है, यानी कि आरबीसी का जो शेप होता है वो कैसा होता है? कॉन्केव शेप होता है। कैसी होती है? गोल, बिल्कुल ठीक है ना। तो बर कोशिका कहलाती है। तो इसको क्या बोलते हैं? यहाँ पे बर कोशिका कहते हैं। इसमें प्लीहा में नष्ट किया जाता है। तो प्लीहा यानी कि स्प्लीन की बात कर रहा है। स्प्लीन को क्या बोलते हैं? ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ क्या है? ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी, मतलब ये क्वेश्चन आ सकता है, इंपॉर्टेंट भी है, पूछा भी गया कई बार, लेकिन अब ईजी है तो शायद मे भी जो एग्जामिनर है इस पर ध्यान नहीं देता। लेकिन क्वेश्चन अच्छा है कि हाँ, कि ग्रेवयार्ड जो स्प्लीन को है हम क्या बोलते हैं? आरबीसी का कब्रिस्तान या लाल रक्त कणिकाओं का कब्रिस्तान कहते हैं। ठीक है, चलिए, लाल रक्त कणिकाओं की बात कर लें, आरबीसी, इनको क्या बोलते हैं? एक और नाम से इरिथ्रोसाइट्स के नाम से जानते हैं। और ये लाल रक्त कणिकाएं रक्त की सभी कोशिकाओं में सबसे क्या होती है? ज्यादा उपस्थित होती हैं। ठीक है, स्तनधारियों की हम बात कर रहे हैं, तो स्तनधारियों की परिपक्व आरबीसी में क्या होती है? डिस्क लाइक शेप होता है इसका। कैसा होता है? डिस्क की तरह। आपने टीवी पे ऐड देखा है? ठीक है, ऐड देखते हो तो क्या होती है? वेसल्स बना देते हैं ऐसे 3D के अंदर, और उसमें क्या दिखाते हैं? उसमें आपको इस तरह की जो है यहाँ पर गोल गोल डिस्क लाइक शेप की क्या दिखाते हैं? ऐसे आरबीसी दौड़ते हुए दिखाते हैं, यूं। ये आरबीसी है, ठीक है, ये आरबीसी दौड़ रही है, एक आरबीसी ये है, ये दौड़ रही है। इस तरह की आरबीसी दिखाते हैं ना आपको, ऐड में देखते हो ना आप। अरे भाई, टीवी देखते हो ना, थोड़ा बहुत तो देखते हो बच्चों, उसमें इस तरह से दिखाते हैं आपको आरबीसी जा रही है। साथ साथ में क्या है? कुछ इसके अंदर और जो कंपोनेंट्स है साथ साथ में वो भी ट्रेवल करते हैं। जैसे देखिए, ये कंपोनेंट हो गई ये, ठीक है, प्लाज्मा फ्लूइड वगैरह सब क्या होते हैं? ये इसमें ट्रेवल करते हैं। आई बात समझ में? इस तरह से। तो ये शेप होता है आरबीसी का, ये कैसा होता है? यहाँ पर आरबीसी का जो शेप है वो कैसा? डिस्क लाइक होता है। कैसा शेप होता है बच्चों? डिस्क लाइक शेप हो जाता है। आई बात समझ में? चलिए, आरबीसी की उभयवतल संरचना के कारण छाती क्षेत्रफल बढ़ता है। तो इसकी जो होती है उभयवतल संरचना की वजह से इसका जो क्षेत्रफल है वो क्या होता है? छाती क्षेत्रफल बढ़ जाता है। और कैरी क्या करता है ये? भाई, आरबीसी किसको लेके जाएगा? यहाँ पे हीमोग्लोबिन को बिठा के लेके जाएगा। अरे लेके जाएगा, नहीं जाएगा? आएगा, अरे बिल्कुल आएगा, अपनी दुल्हन को लेके जाएगा। ठीक है, चलो, आरबीसी की गणना पुरुष में 5 से लेकर 5 मिलियन तक होती है पर mm³। ठीक है, स्त्री में बात करें 4.5 to 5 मिलियन पर mm³ होती है। नवजात शिशु के अंदर 6.8 मिलियन होती है। आई बात? अब देखो, मैंने बना दिया आपको, मुझे तो पता नहीं था, डायग्राम में शो कर रखा है। ये देखिए कैसा शेप है, बिल्कुल ऐसा लग रहा है ना कचौरी निकाल कर रख दियो। दिख रहा है आपको? जब कचौरी बनाते हैं ना तो हलवाई क्या करता है? ऐसे बीच में से पिचकाता है ना उसको, थोड़ा सा शेप को, उस तरह से। तो ये क्या है? यहाँ पे डिस्क लाइक स्ट्रक्चर है किसका? आरबीसी का। ये देखिए आप। ठीक है बच्चों, चलिए, केंद्रक की अनुपस्थिति और उभयवतल आकृति की उपस्थिति के कारण परिपक्व आरबीसी में ज्यादा हीमोग्लोबिन भरा जा सकता है। तो देखो, आरबीसी में क्या है? ना तो इसमें कोई केंद्रक उपस्थित होता है, ना इसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है, ना इसमें माइटोकॉन्ड्रिया होता है, कुछ भी नहीं होता, ना कोई इसके अंदर कोई सेल ऑर्गेनल्स होते हैं। ठीक है, कुछ भी नहीं होता। क्यों? क्योंकि अगर इसमें सेल ऑर्गेनल प्रेजेंट होंगे तो क्या करेगा? खुद ही एनर्जी का यूज कर लेगा। लेकिन खुद को तो यूज करवाना नहीं है, हमको तो क्या करना है? इसको एक बोट बनानी है। इस बोट के अंदर आपको क्या भेजना है? इस बोट के अंदर हमको ऑक्सीजन कैरी करवा के भेजनी है। और ये बोट कहां तक लेके जाएगी? पूरी बॉडी के अंदर लेके जाएगी। ठीक है, इसको धक्का कौन लगा रहा है? इसको चप्पू कौन दे रहा है? इसको हमारा हार्ट दे रहा है। क्या कर रहा है? प्रेशर जनरेट कर रहा है कि तो निकल। आई बात समझ? चलो,
अपवाद बात करें हम तो ऊंट व लामा ऐसे स्तनधारी है जिनके अंदर क्या होती है कि जिनकी आरबीसी में ज्यादा हीमोग्लोबिन भरा जा सकता है। यह अपवाद है और महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा ये बात, ठीक है। चलिए, परिपक्व आरबीसी में अंतःप्रद्रवी जालिका अनुपस्थित होती है जिसके कारण अंतःकंकाल संरचनात्मक प्रोटीन के जाल का बना होता है, जिसे क्या बोलते हैं, स्ट्रोमेटिन कहते हैं, जो कि एक स्पॉन्जी कोशिका कंकाल होता है। यह भी महत्वपूर्ण है। आई बात समझ में? चलिए, स्पॉन्जी कोशिकाओं की बात करें, कंकाल एवं लचीली प्लाज्मा झिल्ली होने के कारण ये इनका कितने साइज होती है, 7.5 मिलीमीटर से, कि आरबीसी इसमें छोटे व्यास के रक्त कोशिकाओं से होकर आसानी से गुजर जाती है। यानी कि क्या है, इसमें जो छोटे व्यास की आरबीसी है वो आसानी से क्या करती है, इसको पास कर जाती है। आई बात समझ में आपको? चलिए, आरबीसी की प्लाज्मा झिल्ली को डोनांस झिल्ली भी कहते हैं, यह महत्वपूर्ण है। आरबीसी की जो प्लाज्मा की झिल्ली होती है उसको क्या बोलते हैं, डोनांस मेम्ब्रेन के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। ये कुछ आयन के लिए यानी कि क्लोरीन के लिए, बाइकार्बोनेट के लिए, क्लोराइड के लिए और बाइकार्बोनेट के लिए अधिक पारगम्य होती है, जबकि सोडियम और पोटेशियम जैसे आयनों के लिए क्या होती है, अपारगम्यता दिखाती है। तो इसे क्या बोलते हैं हम, डोनांस घटना कहा जाता है। आई बात समझ में? ये इसके साइंटिस्ट के नाम पर है। चलिए, परिपक्व आरबीसी में अन्य कोशिका जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, अंतःप्रद्रवी जालिका, गोल्जी का अनुपस्थित होते हैं। अभी हमने बात कर ली, जितने भी सेल ऑर्गेनल्स इसके अंदर क्या है, अनुपस्थित होते हैं, ठीक है। क्योंकि क्या करना है इसको, अरे भाई इसको ना हीमोग्लोबिन को कैरी करना, उसमें ऑक्सीजन लेके जानी है। मेन काम क्या है भाई, यहाँ पे मेन काम जो है वो किसका है, ऑक्सीजन को लेके जाने का है, न्यूट्रिएंट्स को लेके जाने का है, ठीक है। आई बात समझ में? चलिए, ये देखिए, तो ये क्या है, हीमोग्लोबिन है, और ये जो आपको मेम्ब्रेन दिखाई दे रही है इसको क्या बोलते हैं हम, डोनांस मेम्ब्रेन बोलते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया अनुपस्थिति के कारण आरबीसी में अवयवी श्वसन पाया जाता है। कैसा होता है, अवायवीय श्वसन इसमें हमें देखने को मिलता है। वायवीय मतलब वायु के द्वारा एरोबिक एनारोबिक रेस्पिरेशन की बात कर रहा है, ठीक है। चलिए, अगली बात करें हम लाल रक्तकणिका में हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन क्या है, बीटा चेन। प्रत्येक आरबीसी में 26.5 करोड़ हीमोग्लोबिन के अणु उपस्थित रहते हैं। सामान्य रक्त हीमोग्लोबिन प्रत्येक 100 ml में कितना होता है, 12 से 16 ग्राम होता है। आई बात समझ में? एक एडल्ट पर्सन की हम बात करें तो इसमें हीमोग्लोबिन का कितना होगा, इसमें हीमोग्लोबिन होगा बच्चों यहाँ पे 12 से 16। इससे कम होगा तो दिक्कत, यानी कि क्या, आयरन की कमी है, आयरन लो, ठीक। और इससे ज्यादा है तो भी दिक्कत, ज्यादा भी नहीं होना चाहिए, रक्त गाढ़ा हो जाता है, ठीक। चलिए, ये दो घटकों में बना होता है। हीम 5% होता है और ग्लोबिन 95% क्या होता है, ये प्रोटीन पार्ट होता है। हीम धन ग्लोबिन हमने कल बात करी थी, हीम प्लस ग्लोबिन, ठीक है। चलिए, हीम आयरन और पोरफायरिन की हीमोग्लोबिन में Fe+2 फेरस के रूप में क्या होती है, उपस्थित होती है। तो हमने बात करी थी Fe+2 की फॉर्म में, ठीक है। चेंज किसमें होती है, Fe+3 के अंदर पोरफायरिन चेन होती है, ठीक है। ग्लोबिन की बात करें, ग्लोबिन क्या प्रोटीन है, प्रत्येक अणु में 4 पॉलीपेप्टाइड क्या होती है, यहाँ पे श्रृंखलाएं बनी हुई होती है, पॉलीपेप्टाइड चेन्स प्रेजेंट होती हैं। पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं 4 प्रकार की होती है। कौन कौन सी, अल्फा, बीटा, गामा और कौन सी हो गई, हमारी डेल्टा हो गई, ठीक है। चलिए, तो हर अल्फा में बात करें श्रृंखला में 141 अमीनो अम्लों की बनी होती है, जबकि केवल इसके अंदर अल्फा के अंदर हम बात करें केवल 141 अमीनो एसिड होते हैं। जबकि अगर हम बीटा, गामा और डेल्टा की बात करें तो इसमें पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं कितनी होती है, सब में 146 अमीनो अम्ल की बनी हुई होती हैं। आई बात समझ? चलिए, इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है, ठीक है बच्चों। क्लियर, आगे बढ़े। चलिए, इनमें पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं के आधार पर हीमोग्लोबिन के 3 प्रारूप होते हैं। कौन कौन से, देखिए, हमने टेस्ट कराते हैं ना, HbA1c टेस्ट होता है वो इसी के आधार पे, ठीक है। HbA1 यानी कि वयस्क का हीमोग्लोबिन कितना है, 2 अल्फा और 2 बीटा चेन से मिलकर बना होता है, अधिकतम होता है। जबकि हीमोग्लोबिन और A2 से वयस्क हीमोग्लोबिन 2 टाइप का, इसमें 2 अल्फा और 2 डेल्टा जो है इसमें बनती हैं। जबकि HbF की हम बात करें, F का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे फीटल हो गया। कैसा हो गया, यहाँ पर फीटल का हो जाता है, ठीक है बच्चों। चलिए, ठीक है, फीटल हीमोग्लोबिन ये 2 अल्फा और 2 गामा चेन से मिलकर बना हुआ होता है। आई बात समझ में? चलिए, मानव में आरबीसी का आकार कितना, 7.5 न्यूक्रॉन है। सबसे बड़ी आरबीसी एक्यूमा वर्ग एम्फीबिया में पाई जाती है। सबसे छोटी आरबीसी मस्क हिरण में मैमिलिया ग्रुप का है। आरबीसी के आकार में परिवर्तन को क्या बोलते हैं, एग्नोसाइटोसिस कहलाता है, ठीक है। 1% आरबीसी रोजाना क्या होती है, नष्ट होती है और फिर वापस से नई बन भी जाती है, इतनी रोज में नई बन जाती है। तो ये महत्वपूर्ण है, आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि आरबीसी में रोजाना कितने प्रतिशत ऑक्सीजन जो है वो नष्ट होती है, यानी कि सॉरी, आरबीसी में रोजाना
मतलब रक्त के अंदर रोजाना कितनी % आरबीसी जो है वो रोजाना नष्ट होती है और फिर नई बन जाती है। ऑप्शन दे देगा आपको 1%, 3%, 5%, 50%। तो आपको ऑप्शन क्या लगाना है यहाँ पे? 1% लगाना है, क्योंकि यहीं पे ये आंसर हो जाता है। ठीक है, चलिए स्प्लीन, प्लीहा, आरबीसी का कब्रिस्तान, शरीर का रक्त बैंक। देख लीजिए क्या बोला है यहाँ पे। स्प्लीन को क्या बोलते हैं? शरीर का रक्त बैंक भी बोलते हैं और कब्रिस्तान भी बोलते हैं। जितनी भी आरबीसी होती हैं वो क्या होती हैं? जो नष्ट हो चुकी हैं वो कहाँ पे आके खत्म होती हैं? यहाँ पे स्प्लीन में आके गड़ जाती हैं, ग्रेवयार्ड में। आ गई बात। चलिए आरबीसी का आकार की हम बात करें, इफेक्ट ऑन सेल, हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक और आइसोटोनिक सॉल्यूशन के अंदर है। ठीक है, तो ये आपको पता ही है। श्रिंक क्रिएशन किस कंडीशन में होगा? जब आरबीसी में क्या होगा? बाहर का वॉल्यूम ज्यादा हो जाए, अंदर का कम हो जाए। तो ये आपने पढ़ी रखा है छोटी क्लास में सबको, हाइपरटोनिक, आइसोटोनिक सॉल्यूशन में। ठीक है, चलिए आरबीसी का जीवन काल महत्वपूर्ण है, 120 दिन का होता है। नवजात शिशु में कितना होता है? 100 दिन का होता है। मेंढक में भी 100 दिन का। आरबीसी की संख्या में बढ़ने वाली स्थिति को पॉलीसाइथीमिया बोलाते हैं। अभी हमने बात करी थी ना पॉलीसाइथीमिया, स्थिति कैसी होती है? पहाड़ी क्षेत्रों में ज्यादा होती है। अब ये होती क्यों है? सोचो, पॉलीसाइथीमिया की कंडीशन होती क्यों है? आरबीसी का काउंट ज्यादा होता क्यों है? रीजन है सर, देखो होता क्या है कि जब हम ऊंचे इलाकों पे, पठारी इलाकों पे जाते हैं, जैसे हम बात करें कुल्लू मनाली की हम बात कर ले, शिमला की हम बात कर ले। ठीक है, आप कुल्लू मनाली शिमला चले गए। ठीक है, अब आप रहते कहाँ हो? आप ऐसी जगह पे रहते हो जहाँ पे जो टेम्परेचर है वो 40-45 डिग्री रहता है, 50 डिग्री रहता है। लेकिन आप चले गए तुम ठंडे माहौल में, आपकी बॉडी उस एनवायरमेंट के लिए सूटेबल नहीं है। यानी कि आपका शरीर उस एनवायरमेंट को, उस वातावरण को ज्यादा लंबे समय तक झेल नहीं सकता। लेकिन क्या है, हम तो भाई ह्यूमंस हैं। हमने बात करी है धरती पे राज कौन कर रहा है? हम लोग कर रहे हैं। तो हमारे अंदर, अरे सर कैपेबिलिटी है, एवोल्यूशन हुआ है भैया, बहुत तगड़ा हुआ है। ठीक होगा क्या? अब जैसे आप घूमने गए, अब आप वहां 15 दिन रुक गए। ठीक है, जैसे आप 10-15 दिन वहां रुके तो आपकी बॉडी यानी कि आपका शरीर है वो क्या करने लगा? आरबीसी को ज्यादा प्रोड्यूस करना शुरू करता है। ठीक है, अब ये कौन करता है? ठीक है, ये किडनी काम शुरू करती है, इरिथ्रोपोइसिस। ठीक है, इरिथ्रोपोइटिन, सॉरी। ठीक है, तो इरिथ्रोपोइटिन क्या ज्यादा क्वांटिटी में रिलीज करना शुरू करती है। तो उसमें क्या होता है कि आरबीसी का जो काउंट है वो ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि ऊंचे स्थानों पे जितने भी जगह हैं ये, यहाँ पे क्या होते हैं? ऑक्सीजन के प्रेजेंस से वो कम मात्रा में उपस्थित होती है। और अगर आप और हाई एल्टीट्यूड पे चल जाओगे तो क्या होगा? ठंड बढ़ती है और ऑक्सीजन की मात्रा भी कम होना शुरू हो जाती है। आई बात समझ में? तो इसी वजह से क्या होता है कि यहाँ पर जो है पहाड़ी क्षेत्रों में पॉलीसाइथीमिया, जो आरबीसी का काउंट है, हर पर्सन के अंदर आपको ज्यादा ही देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए आरबीसी की कमी में, संख्या में कमी होना मतलब एनीमिया, रक्त की कमी हो गई भाई, सीधी सी बात है ना। चलो, आरबीसी के निर्माण की प्रक्रिया को इरिथ्रोपोइसिस बोलते हैं। हार्मोन जो आरबीसी के निर्माण को प्रेरित करता है, वेरी इंपॉर्टेंट, इरिथ्रोपोइटिन कहलाता है। ठीक है, और किसके द्वारा संश्लेषित होता है? ये वृक्क के द्वारा। आई बात समझ में? वृक्क के द्वारा यानी किडनी के द्वारा बनाया जाता है। प्रथम आरबीसी का उत्पादन पीतक कोष द्वारा हुआ। भ्रूणीय काल के समय आरबीसी का उत्पादन पीतक कोष युक्त प्लीहा, अपरा और थाइमस ग्रंथि द्वारा किया जाता है। यानी कि जब शुरू में जब जो आरबीसी का निर्माण है वो कहाँ पे होता है? बोन मेरो में नहीं होता। ठीक है, कहाँ पर होता है? ये आपके पीतक कोष प्लीहा में, मतलब स्प्लीन के अंदर होता है। स्प्लीन और थाइमस ग्लैंड के द्वारा किया जाता है। ठीक है, क्योंकि बचपन में क्या होती है? थाइमस ग्लैंड क्या होती है? ज्यादा एक्टिव होती है, धीरे धीरे क्या होती है? ये डिसॉल्व होना, मतलब कि हम कहते हैं कि विलुप्त होना शुरू हो जाती है। ठीक, वयस्कों में आरबीसी का उत्पादन लाल अस्थि मज्जा द्वारा होता है, हमें पता है, जो स्पॉन्जी अस्थि के ट्रेबिकुलाई के बीच में संग्रहित रहता है। ठीक है, ट्रेबिकुलाई थी, उसके अंदर क्या होता है? संग्रहित रहता है। हमने किसकी बात करी थी? रेड बोन मेरो की और येलो बोन मेरो जिसको हम बोलते हैं। तो रेड बोन मेरो का भी कहां पे हो रहा है? यहीं पे निर्माण होता है। ठीक है, चलिए विश्राम में या रक्त के धीमे बहाव के कारण आरबीसी एक के ऊपर एक जमा होकर क्या करती है? पाइल्स में गुच्छा बनाती है, जिसे रोलेक्स कहते हैं। टूटी हुई आरबीसी के छोटे टुकड़ों को हम क्या बोलते हैं? हीमोकोनिया कहते हैं। और क्लोरोक्विन हर एक रंग का एफयू वर्णक होता है, जो कुछ एनिलिडाइज जंतुओं में पाया जाता है। ठीक है, मेन चीज क्या बात करेंगे? हीमोसाइनिन एक क्या है? कॉपर युक्त एक श्वसन वर्णक है, जो किसमें मिलता है? क्रिस्टेशियन में, यानी कि झींगे में मिलता है। महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। कैसा है? हीमोसाइनिन। ठीक, चलिए डब्ल्यूबीसी की बात करें, ल्यूकोसाइट्स के बारे में। चलिए ल्यूकोसाइट्स क्या है? यहाँ पे श्वेत रक्त कणिकाएं होती है, ल्यूकोसाइट्स भी कहलाती है क्योंकि ये रंगहीन होती है। डब्ल्यूबीसी मतलब व्हाइट ब्लड सेल्स हैं, तो इसमें क्या है? रक्त वर्णक उपस्थित नहीं है, तो इस वजह से क्या होती है? ये सफेद रंग की होती है। और टीएलसी काउंट यानी कि टोटल ल्यूकोसाइट काउंट बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? टोटल ल्यूकोसाइट काउंट। कभी आप रिपोर्ट देखोगे तो उसमें लिखा हुआ था टीएलसी वैल्यू, टीएलसी काउंट। ठीक है, ल्यूकोसाइट की संख्या एक वयस्क व्यक्ति में 6000 से 8000 और प्लस माइनस भी हो सकती है 2000 से लेकर 3000 डब्ल्यूबीसी पर एमएम क्यूब रक्त में उपस्थित होती हैं, जिसमें किस किस का लेवल दिखाई देगा आपको? मोनोसाइट्स का, इओसिनोफिल का, बेसोफिल का, लिम्फोसाइट्स का और न्यूट्रोफिल का। ये सभी किसी में आ जाएंगे? टीएलसी के अंदर आ जाएंगे। ठीक है, चलिए कणिकामय की बात करें, श्वेत रक्त कणिकाएं। कणिकामय यानी कि कोशिका द्रव्य कणिकाएं उपस्थित होती हैं। बहुपाली के केंद्रक होता है, बहुकारी केंद्र डब्ल्यूबीसी भी कहलाती है। आई बात समझ? अस्थि मज्जा में उत्पादन होता है। अकणिकामय कोशिका द्रव्य साफ और अकणिकामय होता है, यानी कि ग्रैन्युल्स रहित होता है।
केंद्रक में कोई पाली नहीं होती, अतः एक आकारी केंद्रक भी डब्ल्यूबीसी कहलाती है। उत्पादन अस्थि मज्जा और लसिका अंगों में होता है। आई बात समझ? चलिए, केंद्रक के आधार पर कोशिका द्रव्य की प्रकृति के आधार पर डब्ल्यूबीसी को हमने दो भागों में विभाजित किया है, कणिकामय और अकणिकामय। ठीक है, ठीक है, आई बात समझ? चलिए, कौन कौन से हो गए? एसिडोफिल्स हो गए, स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है, बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स, मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स। ठीक है, आई बात समझ? चलिए, तो कैसे हैं यहाँ पे देखिए, ये लोब्स बने हुए हैं, किस तरह से ये लोब बना हुआ है इसके अंदर, और इसके अंदर क्या है, बेसोफिल में क्या होता है, ये स्ट्रक्चर इस तरह से बना हुआ है। जबकि न्यूट्रोफिल्स में बात करें तो यहाँ पे क्या है, देखिए एस शेप का स्ट्रक्चर बन रहा है, ये ऐसा लोब बना हुआ है। मोनोसाइट्स में क्या होता है, कंप्लीट एक सिंगल लोब के अंदर ये ऐसे दिखाई देता है। ठीक है, और लिम्फोसाइट्स में कैसा दिखाई देता है आपको, ये फैला हुआ। आई बात समझ? चलिए, न्यूट्रोफिल्स रक्तवाहिनियों की भित्तियों से निकलकर उत्को में आ सकती है। इस घटना को क्या बोलते हैं? डायपेडेसिस बोलते हैं। महत्वपूर्ण है नीट 2021 के लिए। ठीक है, न्यूट्रोफिल्स क्या होते हैं? रक्तवाहिनियों की भित्ति से निकलकर उत्को में आ सकती है। तो प्रश्न पूछ लेगा ऐसे कौन से कणिकाएं हैं जो रक्तवाहिनियों की भित्ति से निकलकर उत्को में आ सकती है। आपको 4 ऑप्शन दे देगा और ऑप्शन में आपको क्या करना है? न्यूट्रोफिल्स करना है। इस घटना को क्या बोलते हैं? डायपेडेसिस भी बोलते हैं। तो देखो आप किस तरह से जो है ये घटना हो रही है। देखो अंदर क्या दे रखा है, ये रक्तवाहिनी की भित्ति है, इसमें तो क्या हो रहा है, जो ये न्यूट्रोफिल्स हैं ये बाहर की तरफ आ रहे हैं। ठीक है, ये देखिए बाहर की तरफ ये गति कर रहे हैं, बाहर की तरफ आ रहे हैं। तो इस घटना को क्या बोलते हैं? हम डायपेडेसिस बोल सकते हैं। ठीक है, बोल सकते हैं, क्या बोलते ही हैं, महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ल्यूकोसाइटोसिस यानी कि टीएलसी काउंट का बढ़ना, ल्यूकोसाइटोपेनिया यानी कि टीएलसी का घटना, ल्यूकेमिया अर्थात टीएलसी में असामान्य रूप से बढ़ना। अब देखो ल्यूकेमिया को क्या बोलते हैं? ल्यूकेमिया से मतलब है कि अगर असामान्य ग्रोथ हो रही है, बढ़ रही है, तो इसका मतलब क्या है, ये ब्लड कैंसर का कारक हो जाता है। जिस किसी में ल्यूकेमिया की कंडीशन होती है तो उसको 1 लाख से ज्यादा में होने पर रक्त कैंसर का कहलाता है। देखिए क्या बोलते हैं इसको? रक्त कैंसर अर्थात ब्लड कैंसर बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? ब्लड कैंसर। ठीक है, इस कंडीशन में हो जाता है। लक्षण एसिडोफिल्स, बेसोफिल्स। यहाँ पे देखिए जीवन काल जो है इसका, साइज की बात करें 10 to 14, जीवन काल 14 घंटे का होता है। अम्लीय रंजक जैसे इओसिन होता है, टीएलसी का 2.2 to 3% होता है। यानी कि अम्लीय रंजक जो इससे जिस डाई से ये क्या हो सकता है, कलर किया जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं? इओसिन डाई से होता है ये। ठीक है, आई बात समझ में? जबकि बेसोफिल्स की हम बात करें तो ये क्षारीय रंजक होता है, 10 घंटे का इसका जीवन काल होता है। मेथिलीन ब्लू से ये जो है डाई होता है रंजक। टीएलसी का काउंट 0.5 से लेकर 1% तक होता है। न्यूट्रोफिल्स की बात करें 12 घंटे का लाइफ स्पैन है। किसी भी रंजक से यह हो सकता है, क्योंकि क्या ये न्यूट्रल है, यानी कि बेसोफिल एसिडोफिल किससे भी जो है इसको हम रंजक के रूप में कर सकते हैं। ठीक है, टीएलसी का काउंट 60 to 70% सबसे अधिक होता है। मोनोसाइट्स की बात करें रक्त में 24 घंटे से कम समय तक जीवित रहती है। टीएलसी का काउंट कितना है इसका? 6 से 8। लिम्फोसाइट्स की बात करें रक्त में 5 से 7 दिन तक होती है। टीएलसी का काउंट 20 से 25% होता है। ठीक है, टेबल को एक बार वापस से रिवाइज कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है आपके हिसाब से। लक्षण हमने बता ही दिया आपको कि लक्षण एसिडोफिल्स में केंद्र का आकार कैसा था? 2 पाली के अंदर बटा हुआ, तो उसको हमने क्या बोल दिया? द्विपालीय बोल दिया। बेसोफिल में 3 पाली यानी कि एस शेप स्ट्रक्चर बन रहा था, तो हमने क्या बोला? 2 या 3 पालियों में एस आकार का हो गया। फिर हमने क्या बोले? न्यूट्रोफिल्स में क्या 3 से 5 पालियां बन रही थी, ये जो देखिए 3 से 5 पालियां इसके अंदर बन रही हैं। फिर हमने मोनोसाइट्स की बात करी, कैसा था? वृत्ताकार हो रहा है। और लिम्फोसाइट्स की बात करी, क्या था? जिसके कारण क्या परिधि में कोशिकीय केंद्रक उपस्थित होता है। ठीक है, चलिए एसिडोफिल्स किसमें काम आते हैं? शरीर की एलर्जी और एवं जीवाणु संक्रमण से बचाना। यानी कि सुबह सुबह अगर छींक आ रही है तो मतलब क्या है? शरीर सही काम कर रहा है। एओसिनोफिल्स आपका लेवल बढ़ा हुआ है, स्तर अच्छा है। ठीक है, हिपेरिन, सेरोटोनिन, हिस्टामिन का स्तर का परिवहन कौन करता है? बेसोफिल्स करता है। वेसोकॉन्स्ट्रिक्टर और वेसोडायलेटर का काम करते हैं, ये हमने पढ़ रखा है। और एंटीकोएगुलेंट का काम करता है हिपेरिन। इओसिनोफिलिया, इओसिडोफिल्स की संख्या में वृद्धि टीनियासिस, एस्किरेसिस और है फीवर के दौरान होती है। ये महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए प्रकृति से में भक्षाणु, जीवाणु एवं विषाणु को भक्षण के द्वारा खत्म करना न्यूट्रोफिल्स का कार्य होता है। छोटे आकार और भक्षण प्रवृत्ति के होते हैं, यानी क्या करते हैं? बैक्टीरिया को किल करते हैं और छोटे पुलकर्मी कहलाते हैं। ठीक है, कैसे कहलाते हैं? पुलिसकर्मी बोलते हैं। कैसे होते हैं ये? पुलिसकर्मी। सॉरी बच्चों, कैसे होते हैं ये? पुलिसकर्मी। ठीक है, पुलिसकर्मी बोलते हैं। ठीक है, चलिए किसको? न्यूट्रोफिल्स को। मोनोसाइट्स की बात करें, रक्त की सफाई करने वाली कोशिकाएं होती हैं। मृत कोशिकाएं टूटी फूटी कोशिकाओं को, टुकड़ों को खाती है। तो मोनोसाइट्स क्या करती हैं? अब देखिए इतना कुछ काम कर लिया तो यहाँ पे क्या होता है? रक्त में जो कुछ है ये जेट्स जो पार्टिकल्स हैं ये भी इकट्ठे होते हैं। कोशिका में रक्त में टूटी फूटी कोशिकाएं इकट्ठी होती है, तो इनको साफ करने का काम करता है मोनोसाइट्स करती है। इसको क्या बोलते हैं? स्कैवेंजर्स ऑफ
सेल्स भी बोलते हैं, ठीक है, स्कैवेंजर ऑफ ब्लड भी बोलते हैं, यानी कि क्या है, सफाई कर्मी की तरह कार्य करता है। लिम्फोसाइट्स टी किलर सेल सीधा जीवाणु को मारती है, टी हेल्पर और बी लिम्फोसाइट प्रतिरक्षा प्रणाली बनाने में उत्तेजित करना, यानी कि हमारी जो लिम्फोसाइट्स है वो कौन सी होती है, बी लिम्फोसाइट्स और टी लिम्फोसाइट्स मेनली होती है प्रतिरक्षा प्रणाली के लिए, ठीक है। टी क्या होती है, सप्रेसर होती है, टी किलर को संदमित करने के लिए शरीर प्रतिरक्षा तंत्र को बचाती है, जबकि बी लिम्फोसाइट प्रतिरक्षा का उत्पादन एवं परिवहन करती है। केवल बी लिम्फोसाइट का कार्य क्या है यहाँ पे, प्रतिरक्षा का उत्पादन करना एवं परिवहन करना, लेकिन मेन जो काम करती है वो कौन करती है, हमारी टी हेल्पर सेल्स करती है, ठीक है। आई बात समझ में, चलिए आरबीसी, फिर प्लेटेलेट्स, फिर इओसिनोफिल्स, बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स, लिम्फोसाइट्स, टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट्स। आ गई बात, चलिए थ्रोम्बोसाइट्स यानी कि प्लेटेलेट्स की बात कर लें, इसका काउंट होता है यहाँ पे बिंबाणु, ये केंद्रक विहीन है, जीव द्रव के टुकड़े होते हैं जो कि अस्थि मज्जा की मेगाकैरोटिसाइट द्वारा निर्मित होते हैं। आकार में बिंबाणु कैसे होते हैं, तश्तरीनुमा होते हैं, अंडाकार और द्वितल होते हैं, आकृति 2 to 3, जीवन काल 2 to 5 डेज, सामान्य बिंबाणु गणना 1.5 से 3.5 लाख पर mm³ ऑफ ब्लड प्रेजेंट होती है। आई बात समझ में, ठीक है। इनके कोशिका द्रव्य में क्या होता है, बेसिफिल के समान कणिका उपस्थित रहती है, जिनको क्या बोलते हैं, मैथिलिन मुझसे हम रंजित कर सकते हैं, ठीक है। कोशिका द्रव्य का अधिकतम भाग संकुचित प्रोटीन का बना होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, थ्रोम्बोप्लास्टिन कहते हैं। अन्य कोशिकाओं में तर्क रूपी कणिकाएं पाई जाती हैं, जिनके मध्य में गोलाकार केंद्रक उपस्थित होता है। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया यानी कि बिंबाणुओं की संख्या में कमी होना, क्या बोल देंगे, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया बोलते हैं। बिंबाणुओं की संख्या यदि 40,000 पर mm³ होना नाजुक संख्या यानी कि क्रिटिकल काउंट को माना जाता है। यदि इस संख्या में भी कम बिंबाणु होते रहते त्वचा पर लाल धब्बे बन जाते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, परपुरा बीमारी बोलते हैं। तो दिख रहा है आपको, क्या बोलते हैं इसको, ऐसे लाल धब्बे चकते बन जाने, इसको क्या बोलते हैं, परपुरा बीमारी बोल देते हैं। महत्वपूर्ण है, ठीक है बच्चों। चलिए प्लेटलेट्स की कार्य की बात करें, ये रक्त संवहन तंत्र में एंडोथीलियम की मरम्मत व बिंबाणु प्लग द्वारा करते हैं, क्योंकि इनमें जिलेटिन व म्यूसिन युक्त सतह से चिपकने की क्षमता होती है। थ्रोम्बोप्लास्टिन जो कि एक स्कंदन कारक है, कौन सा, थर्ड, का संश्लेषण करते हैं, जो थक्का बनाने में सहायक होता है, महत्वपूर्ण है, ठीक है। प्रोथ्रोम्बिन, थ्रोम्बिन, थ्रोम्बोप्लास्टिन क्या करता है, यहाँ पे रक्त स्कंदन यानी कि थक्का जनवाने में महत्वपूर्ण कार्य करता है। सेरोटोनिन का संश्लेषण वाहिनी संकुचन में यानी कि वेसो कॉन्स्ट्रिक्टर के रूप में होता है, ठीक है। आई बात समझ में, चलिए अब देखिए, रक्त को कटने वाले स्थान या घाव से बचता है, लेकिन कुछ समय पश्चात क्या होता है, रक्त अपने आप रुक जाता है, जिसे रक्त स्कंदन कहते हैं, यानी कि ब्लड क्लोटिंग बोलते हैं, ब्लड क्लोटिंग, ठीक है। तो ब्लड क्लोटिंग का जो टाइम होता है वो कितना होता है, 2 से लेके 8 मिनट तक होता है, इससे ऊपर होता है तो दिक्कत है, ठीक है। बीमारी है जेनेटिक। रक्त बहाव 1 से 3 मिनट, कहीं कट लगता है तो 1 मिनट या 2 मिनट तक रक्त बहता है, इससे ज्यादा नहीं बहता। अगर इससे लंबे समय तक बहने लग गया तो क्या होगा, रक्त की कमी हो जाएगी, व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है। स्कंदन समय 2 से लेकर 8 मिनट में क्या होगा, यहाँ पे जो है ब्लड क्लोटिंग हो जाती है, ठीक। जैव रासायनिक प्रक्रिया होती है, ठीक। आई बात समझ में, देखिए क्या हुआ, जैसे यहाँ पे ब्रोकन वेसल वाल हुई तो क्या हुआ, रेड ब्लड सेल्स जो है बाहर की तरफ आने लगी, और प्लेटलेट क्या हुआ, ये प्लेटलेट भी देखिए टूट के बाहर आने लगा। अब क्या हुआ, ये जो प्लेटलेट थे ये क्या हुए, जैसे बाहर आए तो ये प्लेटलेट्स एक्टिवेट हुए, और जैसे ही प्लेटलेट एक्टिवेट हुए तो इन्होंने क्या करा, यहाँ पे क्लॉट बनाना शुरू करा, किसके हेल्प से, यहाँ पे थ्रोम्बिन प्रोथ्रोम्बिन के रूप से, और प्रोथ्रोम्बिन थ्रोम्बिन में कन्वर्ट होता है, थ्रोम्बिन थ्रोम्बिनेज में कन्वर्ट होता है, और थ्रोम्बोप्लास्टिन, ठीक है। ये क्या कर रहे हैं, ये पूरा एक फाइब्रिनोजन का एक जाल बना रहे हैं, ठीक है। ये देखिए फाइब्रिन का एक पूरा करते हैं, एक जाल बना लेते हैं, और उस जगह क्या करते हैं, बिल्कुल ब्लॉक कर देते हैं, और ऊपर क्या होता है, बिल्कुल व्हाइट से जो रेशे हैं वो हमारी स्किन के ऊपर दिखाई देने लगते हैं, और फिर ब्लड का बहाव जो है, रक्त का जो बहना है वो रुक जाता है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, यहाँ पर क्लॉटिंग बोलते हैं, ठीक है। तो ये क्लॉटिंग फैक्टर इसके अंदर काम करते हैं, ठीक है। और क्लॉटिंग के लिए क्या होता है, विटामिन के भी बहुत ज्यादा एसेंशियल होता है, महत्वपूर्ण होता है। आई बात समझ में, चलिए कभी कभी रक्त का थक्का वाहिनियों के अंदर भी बन जाता है, जो 2 प्रकार का होता है, एक तो थ्रोम्बस और एक एलोम्बस। यानी कि क्या है, देखिए थक्के बनने का मतलब ये होता है कि जो हमारे शरीर की जो आर्टरी होती है, ठीक है ना, उसको क्या करता है, ये ब्लॉक करता है, इसके अंदर क्या होता है, थक्के जमना शुरू हो जाते हैं। तो स्थिर थक्के होते हैं जो लगातार बढ़े जाते हैं और अंतिम रक्त वाहिनी को क्या कर देते हैं, अवरुद्ध करते हैं। यदि ये थक्का कोरोनरी हृदय वाहिनी में, ये देखिए कैरोटिड यानी आर्टरी की बात कर रहे हैं हम, तो कैरोटिड आर्टरी में बन जाए तो इससे कोरोनरी थ्रोम्बोसिस कहा जाता है, जिसके कारण हृदय घात यानी कि हार्ट अटैक होता है। तो बोलते हैं ना, अरे यार इसके तो क्या छल्ले डलेंगे, क्यों, क्योंकि हुआ क्या, बेसिकली हुआ ये कि जो कोरोनरी आर्टरी है, जो ब्लड का फ्लो जा रहा है, उस ब्लड के फ्लो में क्या हो रहा है, यहाँ पर जो है थक्का बन गया, यानी कि एक तरह से कहते हैं कि हम क्लॉट सा बन गया, तो उस क्लॉट को डिसॉल्व करना होता है, फिर क्या करते हैं, छल्ला डालते हैं कि क्लॉट अपनी जगह रह जाए और रक्त का जो फ्लो है वो आसानी से चला जाए, ठीक है। चलिए अगली हम बात करें एम्बुलेंस की, कैसा होता है, गतियुक्त थक्का होता है जो कि रक्त के साथ साथ बहता हुआ अंतिम रक्त में घुल जाता है, ठीक है। गतिशील प्रवृत्ति के कारण ज्यादा हानिकारक होते हैं। रक्त का थक्का बनने की प्रक्रिया हमने अभी मालूम कर ही ली है,
एंजाइम कैस्केड सिद्धांत यानी कि मैकफेलेंस ने दिया था, रक्त का स्कंदन, शरीर से ज्यादा रक्त की हानि को ज्यादा चोट लगी, रक्त से विमाणु उत्तेजित हुए, चोट लगने स्थल पर उतक गए, ठीक है, निश्चित कारकों का निकलना हुआ, कैस्केड क्रिया के द्वारा एंजाइम क्रिया को शुरू करते हैं, प्लाज्मा में उपस्थित निष्क्रिय कारकों के रूप में सम्मिलित होते हैं, एक जटिल एंजाइम का बनना यानी कि थ्रोम्बोकाइनेज, कैल्शियम के बदले में क्या होता है, प्रोथ्रोम्बिन जो है थ्रोम्बिन में कन्वर्ट होता है, ठीक है, और फिर फाइब्रिनोजन किसमें कन्वर्ट होता है, फाइब्रिन में। तो ये क्या होता है, एक फाइब्रिन का पूरा जाल बन जाता है। देखिए आप, ये देखिए क्या है यहाँ पे, ये फाइब्रिन का क्या बन गया, एक पूरा जाल बन जाता है। आई बात समझ में? चलिए ठीक, तो इस तरह से क्या होता है, रक्त के गठित तत्वों का एक मृत भाग इसमें फंसे हुए होते हैं और थक्का लाल भूरे रंग का हमें दिखाई देता है। ठीक है, चलिए मैकफिलेरन एंड कोवर्कर्स द्वारा ये दी गई थी, इंपॉर्टेंट है, इसके साइंटिस्ट के नाम है। इस सिद्धांत के अनुसार रक्त स्कंदन का 3 भाग है, थ्रोम्बोप्लास्टिन का निकलना यानी कि चोटी ऊतक से बाह्य थ्रोम्बोप्लास्टिन और बिंबाणु से आंतरिक थ्रोम्बोप्लास्टिन का संश्लेषण इसके अंदर होता है। साथ ही साथ ये दोनों थ्रोम्बोप्लास्टिन प्लाज्मा प्रोटीन से क्रिया करते हैं और कैल्शियम आयन की प्रेजेंस में क्या करते हैं, प्रोथ्रोम्बिनेज और थ्रोम्बोकाइनेज में एंजाइम बनाते हैं। और ये एंजाइम क्या है, हेपेरिन को निष्क्रिय करते हैं, यानी कि क्या, एंटी कोएगुलेंट को। अगर कोएगुलेशन हो गया तो क्या बन पाएगा, थक्का नहीं बन पाएगा। तो क्या करता है, ये हेपेरिन को डीएक्टिवेट कर देता है। आई बात समझ में? तब क्या बनता है, फिर यहाँ पे थक्का बनना शुरू होता है, क्योंकि ये किसके काम कर रहा है, यहाँ पे एंटी कोएगुलेंट का काम कर रहा है। ये कोएगुलेशन होने ही नहीं देगा, तो पहले क्या करना पड़ेगा, इसको निष्क्रिय करना पड़ेगा, एंटी कोएगुलेशन। ठीक है, चलिए तो इसको क्या करते हैं यहाँ पे, डीएक्टिवेट। ठीक है बच्चों, चलो प्रोथ्रोम्बिन का थ्रोम्बिन में बदलना क्रिया है। प्रोथ्रोम्बिन एंजाइम निष्क्रिय प्रोथ्रोम्बिन को सक्रिय थ्रोम्बिन में कैल्शियम आयन की प्रेजेंस में क्या करता है, उपस्थिति में बदलता है। और फाइब्रिनोजन का फाइब्रिन में बदलना, फाइब्रिन प्लास्ट स्टेज होता है। फिर क्या होता है, ये फाइब्रिन जो है एक जालनुमा संरचना पूरी बना रहता है और रक्त का बहना बंद हो जाता है। ठीक है, आई बात समझ में? चलिए सीरम की बात करें, इसमें रक्त कणिका यानी कि प्लाज्मा और प्लाज्मा फाइब्रिनोजन यानी कि सीरम कहते हैं। ठीक है, सीरम मतलब ब्लड प्लाज्मा की बात कर रहे हैं हम। ठीक, थक्का कारक 13 कारक रक्त के संदर्भ में सहायक होते हैं। ये कारक मुख्यतः यकृत में निर्मित होते हैं। महत्वपूर्ण है, याद रखना। क्या है ये, इंपॉर्टेंट है। ठीक, इन स्कंदन कारकों के निर्माण के लिए विटामिन के आवश्यक होता है। हमने बात कर सकी आपसे, विटामिन के क्या है, इसके लिए आवश्यक होता है, मुख्यतः प्रोथ्रोम्बिन के लिए। इन कारकों को रोमन संख्या में प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, चलिए क्लियर बच्चों। चलिए आगे किसकी बात करेंगे, ब्लड ग्रुप आएगा। अब तो यहां तक क्या करें, थक्का तो बना दिया हमने, अब ब्लड ग्रुप की बात कर लें। चलो, रक्त समूह यानी कि ब्लड ग्रुप। अब देखिए रक्त समूह के जनक कौन है, के लैंडस्टेनर है। आई बात समझ? ए, बी तथा ओ रक्त समूह की खोज की थी इन्होंने। किसकी, ए, बी और ओ की। तो मुख्यतः यही काम आते हैं वर्ल्ड वाइड, पूरे संसार जहान में। आरबीसी की सतह पर 2 प्रकार के एंटीजन उपस्थित होते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए क्या है, ये आरबीसी है, इसकी सतह पर क्या है, 2 एंटीजन उपस्थित है। ये मान लीजिए हमने एंटीजन बना दिया, ये एक एंटीजन ये उपस्थित है और एक एंटीजन यहाँ पे उपस्थित। तो इसको हमने क्या बोल दिया, ए एंटीजन और ये बी एंटीजन। और अगर इसके ऊपर मान लीजिए कोई भी एंटीजन उपस्थित नहीं है, ये है, इस पर कोई भी एंटीजन उपस्थित नहीं है, तो ये क्या हो गया, यहाँ पर ओ हो गया। और अगर एंटीजन है तो यानी कि अगर ए है तो ए ब्लड ग्रुप हो गया, बी है तो बी ब्लड ग्रुप हो गया। और अगर दोनों उपस्थित हैं तो क्या हो गया, ए बी ब्लड ग्रुप हो गया। ठीक है, अब इसमें जो नेगेटिव पॉजिटिव होता है, नेगेटिव किसकी वजह से होता है, आरएच फैक्टर की वजह से। अगर आरएच फैक्टर नेगेटिव उपस्थित है तो सारे ब्लड ग्रुप कैसे जाएंगे, नेगेटिव हो जाएंगे। ठीक है, और अगर यहाँ पे आरएच पॉजिटिव प्रेजेंट है तो कैसे हो जाएंगे, ये सारे पॉजिटिव हो जाएंगे। आई बात समझ में? कैसे हो जाएंगे, पॉजिटिव हो जाएंगे। क्लियर है? चलो यहां तक चीज क्लियर है। आरबीसी पर 2 प्रकार के एंटीजन होते हैं, एंटीजन ए और एंटीजन बी, हमने बात कर ली। प्लाज्मा के अंदर एंटीबॉडी क्या होती है, एंटी ए और एंटी बी होती है। एंटीजन एंटीबॉडी विशेष प्रकार की ग्लाइकोप्रोटीन से बनी होती है। तो कोई भी एंटीबॉडी वो किससे, ग्लाइकोप्रोटीन की ही बनी हुई होती है। चलिए, समान एंटीजन और समान एंटीबॉडी दूसरे से क्रिया करके थक्का यानी कि क्लम्प्स बनाते हैं। ये अभिक्रिया एग्लूटिशन कहलाती है। तो ठीक है, आई बात समझ में? यानी कि समान एंटीजन व समान एंटीबॉडी एक दूसरे से क्रिया करके करते हैं, क्लम्पिंग कर लेते हैं। ठीक है, तो ये क्लम्पिंग क्या है, नहीं होनी चाहिए। याद रखिएगा, क्लम्पिंग नहीं होनी चाहिए। ये क्या है, एरिथ्रोसाइट्स, किसको क्या बोलते हैं, आरबीसी। ठीक है, और ये क्या है, देखिए आप, एंटीबॉडी। क्लियर? चलिए ऐसे क्या कर देगी है, ऐसे क्लम्पिंग कर देगी है। ठीक, चलिए 4 प्रकार के रक्त समूह होते हैं, हमने बात कर ली, ए बी और ओ। ठीक है, अब देखो, अगर रक्त समूह ए है तो इसमें लाल कणिकाओं पे एंटीजन कौन सा होगा उपस्थित, ए उपस्थित होगा। ठीक है, तो ये किसके अगेंस्ट बनाएगा, एंटी बी के अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाएगा।
ठीक है, अब दे कौन कौन सकता है, इस ए ब्लड ग्रुप वाले को ए वाला दे सकता है और ए बी वाला दे सकता है। क्यों? क्योंकि ए बी वाले के पास क्या है, ए बी वाले के पास में आरबीसी पे दोनों एंटीजन उपस्थित है, यानी कि ए और बी। ठीक है, तो ये जो ए वाला है इसको ब्लड कौन दे सकता है, या तो ए वाला देगा या ए बी वाला देगा। ठीक है, और संग्राहक कौन करेगा, संग्राहक की बात करें यहाँ पे ये किस किसको दे सकता है, ए और ए बी वाले को दे सकता है, ए वाला। ठीक है, और ये ग्रहण किससे करेगा, सिर्फ ए से करेगा और ओ से करेगा। किससे करेगा, या तो ए वाला दे इसको या फिर ओ वाला दे। ठीक, आई बात समझ में, समझना। अगर बी के हम रक्त समूह की बात करें यहाँ पे, तो लाल रुधिर कणिका का एंटीजन है वो क्या होगा, इसमें बी प्रेजेंट होगा, और एंटीबॉडी किसके अगेंस्ट बनाएगा, ये ए के अगेंस्ट बनाएगा, क्योंकि इसके पास ए नहीं है। और दान किसको कर सकता है, ये भाई किसको, इसको जो ब्लड है कौन कौन दे सकता है, मतलब ये किस किसको ब्लड दे सकता है, ये मानिए आप, तो ये बी को दे सकता है और ए बी को दे सकता है। ठीक है, और इसको कौन देगा, इसको केवल या तो बी देगा या फिर इसको ओ देगा। अगर इंडियन पॉपुलेशन की हम बात करें तो 90% लोग क्या हैं, बी पॉजिटिव ही हैं। ठीक है ना, इसलिए अपने स्टेटस पे भी क्या लगाते हैं, बी पॉजिटिव लगाते हैं। आप भी लगाया करो जो जो बी पॉजिटिव है। ठीक है, चलो ए बी की बात करें रक्त समूह में तो क्या है, लाल रुधिर कणिकाओं पर एंटीजन उपस्थित होता है। प्लाज्मा में एंटीबॉडी की बात करें तो क्या होती है, इसमें अनुपस्थित। क्यों? क्योंकि इसमें तो क्या है, दोनों एंटीजन प्रेजेंट है, इसमें क्या प्लाज्मा में एंटीबॉडी है ही नहीं। तो ए बी वाला क्या है, मतलब ही नहीं है कुछ, यानी कि केवल क्या होगा, अगर ए बी को ब्लड चाहिए तो ए बी को कौन ब्लड देगा यहां पे, मतलब अगर हम बात करें ए बी किसको ब्लड देगा, ए बी केवल यहां पे केवल ए बी वाले को ब्लड दे सकता है, ये केवल ए बी वाले को ही ब्लड दे सकता है, लेकिन ये ले हर किसी से सकता है। क्या? रक्त। जैसे ए से भी ले लेगा, बी से भी ले लेगा, ए बी से भी ले लेगा और ओ से भी ले लेगा। इसीलिए क्या बोलते हैं इसको, सार्वत्रिक ग्राही बोलते हैं। महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा, सार्वत्रिक ग्राही बोलते हैं। जबकि अगर हम ओ की बात करें तो ओ पे क्या है, ना तो कोई एंटीजन है। ठीक है, और अब जब एंटीजन नहीं तो एंटीबॉडी किसके अगेंस्ट बनाएगा, ये ए और बी पे। ठीक, तो अब ये दान किस किसको कर सकता है, ये सबको दान कर सकता है, ए को, बी को, ए बी को, ओ को। तो इसको क्या बोलेंगे, सार्वत्रिक दाता बोलेंगे। ठीक है ना, आई बस समझ में। और लेकिन इसे ले किस सकता है, केवल ओ वाले से ले सकता है। किससे लेगा, ओ वाले से लेगा। अब अगर यहाँ पे RH पॉजिटिव फैक्टर की बात करें हम, तो यहाँ पे क्या हो गए, सारे पॉजिटिव में हो गए। और अगर हम RH नेगेटिव की बात करें तो ये कैसे हो गए, नेगेटिव हो गए। ठीक है, चलो रक्त समूह के जनक के लैंडिस्टर हम बात कर चुके हैं, 2 प्रकार की होती हैं। ठीक है, ये पूरा हो चुका है। चलिए RH फैक्टर लैंडिस्टर वीनस द्वारा रिसेस बंदर में खोजे गए थे। ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। किस में खोजे गए थे, रेसिस बंदर के अंदर रेसिस मंकी लिखा हुआ है। ठीक है, RH एंटीजन माइनस और मतलब नेगेटिव और आरबीसी स्तर पर ही पाया जाता है। तो जनसंख्या में मतलब की बात करें हम, RH पॉजिटिव व्यक्ति उपस्थित है ना, और RH नेगेटिव व्यक्ति अनुपस्थित। प्लाज्मा में एंटीबॉडी अनुपस्थित होती है, इसमें अनुपस्थित होती है। भारत में लगभग देखिए कितना, 97% कौन से लोग हैं, RH पॉजिटिव वाले। केवल 3% जो है वो क्या है, नेगेटिव। अगर किसी का ब्लड ग्रुप है ए नेगेटिव तो वो 3% की कैटेगरी में आता है। किसी का ब्लड ग्रुप है ए पॉजिटिव तो वो किस कैटेगरी में आता है, 97% कैटेगरी में आता है। यानी कि जो उसकी आरबीसी है, जो एंटीजन है सतह पर, वो क्या है, यहाँ पर RH पॉजिटिव है। ठीक है, चलिए विश्व में अनुपात की बात करें, 80% क्या है यहाँ पे पॉजिटिव है, केवल 20% लोग क्या है यहाँ पे RH नेगेटिव है। तो महत्वपूर्ण डाटा है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए RH नेगेटिव, सॉरी RH पॉजिटिव सफल, RH नेगेटिव, RH पॉजिटिव सफल ट्रांसफ्यूजन। ठीक है, अगर RH पॉजिटिव वाले को ब्लड दे रहा है तो क्या है, सफल है। ठीक है, लेकिन अब देखिए सफल ट्रांसफ्यूजन की बात करें, RH नेगेटिव है और RH नेगेटिव, तो ये भी क्या है, दोनों सफल है। ठीक, अब जब प्रथम ट्रांसफ्यूजन की हम बात करें, मान लीजिए कोई एक्सीडेंट हो गया, तो उस एक्सीडेंट के अंदर हमें व्यक्ति का पता नहीं है कि इस व्यक्ति ये कौन से ब्लड ग्रुप वाला है, कैसा है, और हमें क्या उसको ब्लड चढ़ाना है। अब रात में एक्सीडेंट हुआ, हमें पता नहीं है कि भाई कैसे हम ब्लड टेस्ट करें, हमारे पास कोई तरीका नहीं है ब्लड टेस्ट करने का, भाई इस पर नेगेटिव पता करें या पॉजिटिव पता करें। तो हम क्या करेंगे, अगर उसका मान लीजिए अगर उसका ब्लड ग्रुप क्या हुआ, पॉजिटिव हुआ, और गलती से हमने RH पॉजिटिव चढ़ा दिया, ठीक है, तो क्या होगा, मैच खा जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। गलती से नहीं, अगर हम चढ़ा दिया, सपोज कीजिए, क्योंकि हमें नहीं पता, अगर हमने पॉजिटिव की जगह उसको नेगेटिव चढ़ा दिया तो क्या होगा, तो दिक्कत हो जाएगी। कैसे दिक्कत हो जाएगी, सर क्लम्पिंग हो सकती है। लेकिन देखो, अगर हमें यह भी नहीं पता कि उस व्यक्ति को पहले कोई रक्त चढ़ा हुआ है या नहीं चढ़ा हुआ है इससे पहले, तो हमें ये हिस्ट्री भी नहीं पता, तो अब क्या होगा, देखो महत्वपूर्ण चीज है। अगर फर्स्ट टाइम में RH पॉजिटिव बंदा है, ठीक है, पर्सन है, उसका एक्सीडेंट हुआ, हमें नहीं पता कुछ भी उसके बारे में, तो हम क्या करेंगे, हम उसको हमेशा जो है वो नेगेटिव का ब्लड देंगे। क्यों, अगर मान लीजिए इन फ्यूचर उसको ब्लड चढ़े या कभी पास्ट में उसको चढ़ा हो,
तो हमें उसके बारे में डिटेल नहीं पता। तो हम अगर मान लीजिए उसका RH पॉजिटिव ब्लड होगा तो यहां पर जब हम उसको पहली बार हम उसको रक्त देंगे, ठीक है, तो वो कैसा होगा, प्रथम ट्रांसफ्यूजन तो क्या हो जाएगा, इसका सफल हो जाएगा, ठीक है ना। और अगर मान लीजिए पहले से क्या होगा, ये नेगेटिव होगा तो भी यहाँ पे नेगेटिव नेगेटिव जाएगा तो सफल हो जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए द्वितीय हुआ ये पॉजिटिव और हमने इसको क्या दे दिया, नेगेटिव, तो इस चक्कर में क्या होगा, यहाँ पे क्लम्पिंग हो जाएगी। तो होता क्या है, यूनिवर्सली हम क्या देते हैं, RH नेगेटिव देते हैं, यानी कि इसको हम क्या चढ़ा देंगे, O नेगेटिव ब्लड चढ़ाएंगे। आई बात समझ में। तो अगर इसके फर्स्ट टाइम में कुछ हुआ होगा, तो अगर ये पॉजिटिव ब्लड का होगा, इससे पहले कभी ट्रांसमिशन नहीं हुआ होगा, तो क्या होगा, ये प्रथम सफल हो जाएगा। और अगर उससे मान लीजिए ऐसा हो चुका है तो उसकी जो अब वो अंदर जो उसकी एंटीबॉडी वो कैसी हो गई, RH नेगेटिव हो गई। कैसी हो गई, RH नेगेटिव हो गई। अब जब RH नेगेटिव हो गई है तो अब नेक्स्ट टाइम क्या कर रहे हैं, उसको हम यहाँ पे O नेगेटिव ब्लड दे रहे हैं, तो क्या ये क्लम्पिंग होगी, बिल्कुल नहीं होगी सर। यानी कि हमने उसको परमानेंटली कैसा कर दिया, अब RH नेगेटिव कर दिया। आई बात समझ में, ठीक है। तो हम अगर यूनिवर्सल ब्लड के हम देने की बात करें, अगर हमें नहीं पता तो हम क्या देंगे, हमेशा O नेगेटिव यानी कि RH नेगेटिव ही देंगे, ठीक है। चलिए स्पेशल केस RH असंगति विसंगति। अब देखो यहां पर मेल और फीमेल की बात कर लेते हैं हम, ठीक है। अब अगर मान लो आपकी जो मेल है वो पॉजिटिव है और फीमेल नेगेटिव है, ठीक। अब दोनों हस्बैंड वाइफ है, अब उनका जो पहला बच्चा होगा वो तो क्या होगा, सेफली हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हस्बैंड क्या है, मेल है, और हस्बैंड तो मेल है ही, नो डाउट। उसका जो RH फैक्टर है पॉजिटिव है और फीमेल का नेगेटिव है। तो होता क्या है कि जैसे ही भ्रूण डेवलप होता है, ठीक है, तो पूरे कंप्लीट 9 महीने तक कोई दिक्कत नहीं आती। उसके बाद क्या होता है कि जब डिलीवरी होती है, पार्चुरेशन का टाइम आता है, तो कुछ रक्त होता है, बच्चा वो क्या करता है, माँ के प्लेसेंटा में छोड़ देता है, ठीक है, रक्त में, उसके माँ के रक्त में छोड़ देता है। तो उसकी वजह से क्या होती है कि यहाँ पर जो है एंटीबॉडी बन जाती है, किसके अगेंस्ट, नेगेटिव ब्लड के अगेंस्ट। अब पहले प्रेगनेंसी में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर मान लीजिए इन फ्यूचर सेकंड प्रेगनेंसी होती है, ठीक है, और हमें नहीं पता कि जो बच्चे का ब्लड ग्रुप है वो अंदर ब्लड छोटा है, यानी कि माँ का अगर नेगेटिव ब्लड ग्रुप है और बच्चे का पॉजिटिव है, तो उसके अगेंस्ट क्या होगा, यहाँ पे एंटीबॉडी बन गई, ठीक है। तो नेक्स्ट टाइम अगर बच्चा लगता है और बच्चे का ब्लड ग्रुप क्या बनता है, यहाँ पे पॉजिटिव बनता है, तो उस केस में क्या होगा, बार बार क्या होगा, बच्चा नहीं बन पाएगा। यानी कि क्या होगा, यहाँ पे जो क्लॉटिंग हो रही है तो वो बच्चे को बनने ही नहीं देंगे, ठीक है। यानी कि एंटीबॉडी प्रेजेंट है तो बच्चे को डिस्ट्रॉय कर देंगे, बनने ही नहीं देंगे उस ब्लड को। और अगर बच्चा नेगेटिव बनता है और माँ का ब्लड ग्रुप नेगेटिव है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आई बात समझ में। अब देखिए क्या होता है इसमें, अगर RH पॉजिटिव भ्रूण है तो प्रथम जन्म में क्या हो जाएगा, ये सफल हो जाएगा। लेकिन सेकंड जन्म होगा तो क्या हुआ, अगर RH पॉजिटिव है तो क्या होगा, यहाँ पे एग्लूटिनेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एग्लूटिनेशन हो जाता है। तो इस एग्लूटिनेशन को रोकने के लिए क्या करते हैं, इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, इस कंडीशन को बोलते हैं हम खून रक्ताणु कोरकता, यानी कि एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटारिस। बहुत महत्वपूर्ण है यह प्रश्न नीट 2021 के लिए, बात समझना। उससे क्या होगा, मृत्यु हो जाती है, किसकी, बच्चे की, बनता ही नहीं है। सुनते हो ना आप, अरे उनके तो हो नहीं रहा, मिसकैरेज हो गया, ये हो गया, तो वो कारण क्या है, यही कारण होता है, उनको ब्लड ग्रुप का पता नहीं होता। लेकिन अगर हमें ब्लड ग्रुप का पता है तो हम क्या करते हैं, इसके अगेंस्ट पहले ही जो है यहाँ पर, अगर प्रसव के दौरान अपरा के जरिए माता एवं भ्रूण का रक्त मिल जाता है तो माता के शरीर में RH एंटीबॉडी का निर्माण हो जाता है। ये देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पे RH एंटीबॉडी का निर्माण हो जाता है। तो अब ये RH एंटीबॉडी का निर्माण हो जाता है तो इसके लिए क्या करते हैं, फिर एंटी-D इंजेक्शन लगाते हैं। इस कंडीशन को जानने के बाद पहली प्रेगनेंसी में अगर लगा लेते हैं और जब बच्चे का पार्चुरेशन का टाइम होता है डिलीवरी का, तो उस टाइम क्या होता है कि जो एंटी-D लगाते हैं हम इंजेक्शन, वो क्या करता है, यहां पर जो है इस एंटीबॉडी को बनने नहीं देता, डिसॉल्व कर देता है, ठीक है। तो अगली जो प्रेगनेंसी होगी अगर वो पॉजिटिव की भी होती है तो बच्चा क्या उसमें बच जाता है। आई बात समझ। चलिए आपको यहां नहीं बताया, एंटी-D इंजेक्शन लगाते हैं, मैं लिख देता हूं, एंटी-D इंजेक्शन, ठीक है। ट्रीटमेंट बता दिया आपको मैंने यहाँ। चलो परिसंचरण तंत्र के प्रकार बात कर लें, खुला परिसंचरण तंत्र और बंद परिसंचरण तंत्र, ठीक है। तो खुला किसमें मिलेगा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्क, कैनोडर्मेटा, हेमिकोरेटा में पाया जाता है। हृदय क्या है, हीमोसील में गिरता है, खुले पात्रों में पंप किया जाता है और अपने अपने ऑर्गन जो होते हैं वो अपने अपने हिसाब से ले लेते हैं। हृदय द्वारा पंप तो किया ही जा रहा है, हृदय तो उपस्थित है ही सही। बंद परिसंचरण तंत्र में बात करें, कॉर्डेटा और एनिलिडा में पाया जाता है। हृदय द्वारा रक्त को बंद नलिकाओं में पंप किया जाता है। हमारे अंदर भी कैसा है, बंद परिसंचरण तंत्र होता है, यानी कि क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है, जो कि क्या है, वेल इवॉल्व है, क्योंकि धरती पर रूल कौन कर रहे हैं, हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। चलो अब देखो खुले रक्त में क्या है, हार्ट ने पंप किया, ब्लड पहुंचा कहां, ये देखो सब जगह आ गया, ये खुले रक्त में देह गुहा में आ गया, सिलोमिक कैविटी है यहाँ पे, ये देखो देह गुहा के अंदर आ गया, और क्या ये ऑर्गन प्रेजेंट है, अपने हिसाब से अपने जो ब्लड है ये ले लेंगे। लेकिन हमारे अंदर इवॉल्व वाली बात करें, क्या है, बंद परिसंचरण तंत्र है। देखो आप किस तरह से,
ये हार्ट ने पंप किया, इधर से यहाँ होके इधर आया, ठीक है। तो कोशिकाएं क्या है, यहाँ भीतर उपस्थित है। कैसा है, शरीर के बाहर रक्त नहीं जा रहा है, यानी कि बंद परिसंचरण तंत्र हमें देखने को मिलता है। आई बात समझ? चलिए, खुला परिसंचरण तंत्र, रक्त प्रवाह कैसे होगा, रक्त पात्रों से होकर जाएगा, कोशिकाएं रक्त के सीधे संपर्क में रहती हैं। रक्तदाब कैसा होता है, प्रेशर, जो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, खुला परिसंचरण तंत्र होता है, उसमें क्या होता है, प्रेशर कम होता है, यानी कि कैसा होता है, वो प्रेशर क्या पोर आउट होता है, जैसे झरना बहता है ना, उस तरह से वो गिरता रहता है, ठीक है। उदाहरण में बात करें हम आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, सिफेलोपोडा को छोड़कर, सिफेलोपोडा को छोड़ दीजिए बस, एक्सेप्शनल है। बंद परिसंचरण तंत्र में बात करें, कोशिकाओं से होकर निकलता है, रक्त के सीधे संपर्क में नहीं रहता, अधिक होता है, रक्तदाब प्रेशर होता है हमारा, जब तो ब्लड प्रेशर नापते हैं, ठीक है। एनेडा, सिफेलोपोडा कशेरुकी में देखने को मिलता है। बंद परिसंचरण तंत्र कोशिकाओं और रक्त के बीच में पोषक एवं गैसों का आदान प्रदान ऊतक द्रव के माध्यम से होता है। तो हम बात करते हैं ना, हमारे कहां तक पहुंचाना है, हर एक टिश्यू तक, टिश्यू फ्लूइड तक पहुंचाना होता है। तो ऊतक द्रव्य तक हमें क्या करना है, यहाँ पे ऑक्सीजन को पहुंचाना होता है, फिर वहां से कार्बन डाइऑक्साइड उठानी होती है, ठीक है। चलिए, आप सब जानते 13th के बच्चे हैं, ज्यादा डीपली बताने की जरूरत नहीं है, समझ रहा हूं, लेकिन ये क्वेश्चन क्या है, यहां से बन जाता है, ठीक। चलिए, अब देखिए यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं हम, मछली के अंदर हार्ट की बात कर लेते हैं। तो कैसा होता है, साइनस वेनोसिस की बात कर रहे हैं, वेनोसिस हार्ट होता है, यहाँ पे वीनस हार्ट होता है मछली के अंदर। और आपको पता है परिसंचरण तंत्र कैसा है, यहाँ पर अगर हम बात करें यहाँ पर, तो सिस्टमिक परिसंचरण तंत्र दो कक्षीय हृदय इसके अंदर उपस्थित होता है, एक आलिंद होता है, एक निलय होता है, केवल अनाक्षीकृत रुधिर जो है इसके अंदर जाता है। वीनस हार्ट है, यानी कि शीरीय हृदय प्रेजेंट होता है, सिंगल सर्कुलेशन पाया जाता है, श्वसन अंग कौन से होते हैं, गलफड़े होते हैं, ये आपको पता है, ठीक है। क्या होगा, एक बार के अंदर एक गलफड़े में जाएगा, इधर से होता हुआ सिंगल एक ही बार के अंदर वापस से क्या है, इसके अंदर मिक्स हो जाएगा। तो यानी कि कैसा है, यहाँ पे अगर इसमें देखेंगे हम, तो निलय और आलिंद क्या होते हैं, केवल एक ही चैम्बर प्रेजेंट होता है इसमें। ऊपर नीचे की बात करें, एक आलिंद होता है, एक निलय होता है, एक तो एट्रियम हो गया और एक वेंट्रिकल हो जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, ब्लड का जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इसमें एक बार में ट्रेवल करता है, ठीक। आई बात समझ में? चलो, उभयचर सरीसृप में बात कर ले हम। उभयचर और सरीसृप के अंदर तो 3 कक्षीय हृदय होता है, यानी कि कैसे 2 आलिंद होते हैं और एक निलय उपस्थित होता है। मिश्रित रक्त आता है इसमें, यानी कि कैसा, ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड, यानी कि आक्सीकृत व अनाक्सीकृत रक्त दोनों के यहाँ पर मिश्रित हो जाता है, मिश्रण हो जाता है। अपूर्ण दोहरा परिसंचरण देखने को मिलता है। अपूर्ण मतलब क्योंकि मिक्सिंग हो रही है, ठीक है। 3 कक्षीय हृदय है, यानी कि कैसे है, 2 एट्रियम है और एक वेंट्रिकल है। जैसे कैसे, ये आपने जो मान लीजिए हार्ट है, ठीक है, ये 4 चैम्बर हो गया। तो लेकिन यहाँ पे क्या होता है, इनमें केवल ये इस तरह से, ये क्या होता है, यहाँ पे इस तरह से पार्टीशन है, ये क्या हो गया, राइट एट्रियम हो गया, ये लेफ्ट एट्रियम हो गया, और क्या होता है, यहाँ पे केवल एक ही भाग होता है, एक वेंट्रिकल, ठीक है। तो 2 तो आलिंद हो गए और एक निलय होता है। तो इसमें क्या होता है, अपूर्ण दोहरा परिसंचरण तंत्र देखने को मिलता है, परिसंचरण, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, डीऑक्सीजनेट आ रहा है, यहाँ पे से ऑक्सीजनेट आ रहा है, लेकिन मिक्स कहाँ हो रहा है, पूरा एक जगह जाके मिक्स हो रहा है। यहाँ पे कैसा हो गया, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, कैसा होगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हो जाएगा, ठीक है। चलिए, श्वसन अंग कौन कौन से, फेफड़े हो गए, गलफड़े, त्वचा, उभयचरों में हो जाते हैं। आई बात समझ? चलिए, ये देखिए कुछ इस तरह से जो है यहाँ पे दिखा रखा है आपको, लेफ्ट वोलिकल कैट में, ये देखिए वेंट्रिकल्स हैं, सिंगल है, लेफ्ट ऑरिकल, लेफ्ट ट्रिकेबल यहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है। वेंट्रल भी हो गया, ये इसका डोर्सल भी हो गया जो भी हमने बनाया। चलिए, अब हम 4 कक्षीय यानी कि पक्षी, स्तनधारी, मगरमच्छ की बात कर लें, ठीक है। तो हमारे अंदर तो क्या भाई सब बहुत इवॉल्व है, क्यों, एवोल्यूशन के टाइम ही हो गया था। चलो, 4 कक्षीय हार्ट है, यानी कि चैम्बर में डिवाइड है, 2 आलिंद है, 2 निलय है। अनाक्षीकृत व आक्षीकृत रक्त क्या, दोनों अलग अलग भागों में जाते हैं। शिरा धमनी हृदय, आर्टिक्यूलोसिस हृदय होता है हमारा, ठीक है। पूर्ण दोहरा परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। श्वसन अंग क्या होते हैं, मुख्यतः फेफड़े होते हैं, जो कि क्या होते हैं, वेल डेवलप्ड होते हैं, सरफेस एरिया बहुत ज्यादा होता है, और क्या होता है, ब्लड सप्लाई रिच होती है, इसलिए क्या कर पाते हैं हम, अच्छे से श्वसन कर पाते हैं। सरफेस एरिया कितना था लंग्स का, बताइए, मैंने बताया था आपको, एक टेनिस कोर्ट के बराबर होता है। एल्वेलाई कितनी होती है, 300 मिलियन प्रेजेंट होती है, दोनों को मिलाकर टेनिस कोर्ट का एरिया बना देती हैं, ठीक है ना। कुपिकाएं, जिनको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फंक्शनल स्ट्रक्चरल यूनिट बोलते हैं, किसकी, लंग्स की। आई बात समझ में? सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू क्या होता है, आवागमन होता है गैसों का, किसके थ्रू, ब्लड कैपिलरी होती है, और बीच में जो लेयर होती है पतली किसकी बनी हुई होती है, 1 mm थिक होती है, कितनी से, सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम की बनी हुई होती है। समझ रहे हैं बात को? बिल्कुल। चलिए, सर्कुलेटरी सिस्टम, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और मिक्स ब्लड। अब देखिए आप, एम्फीबियन के अंदर 3 चैम्बर्ड हार्ट है, 2 एट्रिया, एक वेंट्रिकल है, तो किस तरह से देखिए ये मिक्स होता है, दिख रहा है आपको ये वाला पार्ट, ठीक। इसके बाद हम बात करें किसकी, रेप्टाइल्स की। ये देखो आप, रेप्टाइल में क्या है, इस तरह से डिपोजिशन होता है, यानी कि 3 चैम्बर्ड हार्ट है, 2 एट्रिया और एक वेंट्रिकल है, सेमी जो है पार्टीशन इसमें देखने को मिलता है, ये पूरा यह जुड़ा हुआ नहीं होता है, ठीक है। फिर मैमल्स की हम बात करें तो देखिए, मैमल में कंप्लीट जो है ये सेप्टा बनाई हुई है,
ठीक है, ऊपर की तरफ भी होती है, सेप्टा जुड़ी हुई होती है ऐसे। तो 4 चैम्बर कंप्लीटली हार्ट मिलता है, 2 एट्रिया और 2 वेंट्रिकल देखने को मिलते हैं। ठीक है, चलिए हृदय कक्षों की संख्या बात करें, मछलियों में 2 होती है, उभयचरों में 3 और मैमल्स में 4 होती है। आलिंद की बात करें, 1 आलिंद 1 निलय, जबकि इसके अंदर 2 आलिंद और 1 निलय होता है। ब्लड की मिक्सिंग होती है, अपूर्ण द्वारा परिसंचरण देखने को मिलता है, जबकि मछली में हमें एकल परिसंचरण तंत्र देखने को प्राप्त होता है। पक्षियों की बात करें, रेप्टाइल्स की बात करें और किसकी बात करें, हम स्तनधारियों की बात करें तो 4 कक्षीय हृदय होता है, 2 चैम्बर होते हैं, कौन से, वेंट्रिकल के, 2 एट्रिया के होते हैं और पूर्ण द्वारा संचरण यानी कि डबल सर्कुलेशन सिस्टम हमें कंप्लीटली देखने को मिलता है। आई बात समझ में, आक्सीकृत और अनाक्सीकृत का। चलिए एकल परिसंचरण तंत्र में कौन आ गया, मछली आ गई, जिसकी हम भी बात कर चुके हैं। अपूर्ण द्वारा परिसंचरण पथ इसमें उभयचर में और सरीसृप में हमें देखने को मिलता है। ठीक है, कैसे जा रहा है हृदय, अब देखिए क्या हुआ, यहां पर आना क्या है, आक्सीकृत रक्त आना है। ठीक है, अब ये क्या है, गलफड़े क्या कर रहे हैं, यहां पे अनाक्सीकृत रक्त को क्या कर रहे हैं, ये आक्सीकृत रक्त में बदल रहे हैं। ठीक है, तो अब देखिए हृदय से क्या हुआ, हृदय से यहां पे पंप कौन सा हुआ, अनाक्सीकृत रक्त, यानी कि इसमें CO2 की मात्रा ज्यादा है। आ गया, कहां पहुंचा, गलफड़े पे, गलफड़े में क्या होगा, ये आक्सीकृत होगा। यहाँ पे क्या हुआ, इसमें ऑक्सीजन मिक्स हो गई, कहां पहुंचा, आक्सीकृत रुधिर किसमें पहुंचा, ये शरीर के विभिन्न विभिन्न भागों में, यानी कि ये बॉडी के अंदर पहुंच गया। ठीक है, अब बॉडी से क्या निकला, यहाँ पे उसको यूज कर लिया, यहाँ से क्या निकली, CO2 निकली, इधर भी क्या निकली, CO2 निकली, और सीधे कहाँ गई, CO2 हृदय में गए। यानी कि जो इसका हृदय है वो पंप क्या कर रहा है, यहाँ पे अनाक्सीकृत रक्त पंप कर रहा है, क्या कर रहा है, अनाक्सीकृत रक्त को पंप कर रहा है, और ये अनाक्सीकृत रक्त को कहाँ भेज रहा है, गलफड़े में। तो ये सर्कुलेशन कैसा हो गया, एकल सर्कुलेशन हो जाता है। ठीक है, चलिए अब हम बात करें पूर्ण द्वारा परिसंचरण तंत्र। ठीक है, हमने बात कर ली उसमें। अब ये देखिए कैसा आ गया, पक्षी मगरमच्छ यानी कि हमारे अंदर। ठीक, अब देखो हमारे अंदर क्या है, 4 चैम्बर है, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल। तो हमारा हृदय कैसा होता है, कुछ इस तरह से। ठीक है, ये लिए 4 चैम्बर की बात करें हमने, राइट एट्रियम, ठीक है, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल। तो ये कैसा हो गया, 4 कक्षीय हृदय हो जाता है हमारा। ठीक है, अब देखिए ये 4 कक्षीय हृदय है, यहां पे क्या हुआ देखिए। अब अगर हम बात करें, शुरुआत करें इस जगह से कि भाई ऑर्गन को क्या चाहिए, ऑर्गन को तो ऑक्सीजन चाहिए, तो यहाँ पे चाहिए ऑक्सीजन। ठीक है, तो यहाँ से क्या हुआ, ऑक्सीजन आई, समझिएगा बात को, ऑर्गन को मिल गई, ऑर्गन से कहाँ चली गई, ये टिश्यू में चली गई। ठीक है, टिश्यू ने ऑक्सीजन ली, यहाँ से क्या निकली, यहाँ पे ऑक्सीजन गई और यहाँ से क्या आई, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आई। ठीक है, ये कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ गई, इसमें गई। तो ये रक्त कैसा है, अभी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, क्योंकि इसमें मात्रा किसकी ज्यादा है, कार्बन डाइऑक्साइड की ज्यादा है। ये कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ जाएगा, ये इंफीरियर वेना केवा के थ्रू कहाँ जा रहा है, सीधा का सीधा राइट एट्रियम में जा रहा है। ठीक है, और ऊपर से हम बात करें, ऊपर से कौन सा ब्लड आ रहा है, ऊपर से भी जो ब्लड है यहाँ पे किसमें आ रहा है, जो अपनी सुपीरियर वेना कावा होती है उसके थ्रू भी ऊपर से शरीर के ऊपरी भाग का ब्लड आ रहा है, किसमें आ रहा है, राइट एट्रियम में आ रहा है। तो अब देखिए जैसे ही यहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट एट्रियम में आया, तो यहाँ पे क्या हुआ, ये कहाँ वाल खुला, कौन सा वाल होता है, यहाँ पे ट्राइकास्पिड वाल होता है, ये ओपन हुआ तो सारा अनाक्सीकृत तक कहाँ पहुंचा, राइट वेंट्रिकल के अंदर पहुंचा, यानी कि हमारे जो दायां निलय है इसके अंदर पहुंचा। आई बात समझ में, ये कहाँ गया, राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी वेन के थ्रू होता होता किसके, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू पहुंचा कहाँ पहुंचा, ये सीधा पहुंच गया यहाँ पर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी कि CO2 जिसके अंदर उपस्थित है, कहाँ पहुंचा, लंग्स के अंदर। हमारे फेफड़े क्या करते हैं, हमारे फेफड़े क्या कर रहे हैं, यहाँ पर एक तरह से हम कहते हैं कि फिल्ट्रेशन का काम कर रहे हैं। हम कह सकते हैं कि यहाँ पे ऑक्सीजनेट को, ब्लड को जो गया है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, उसको क्या कर रहे हैं, यहाँ पे ये ऑक्सीजनेटेड में बदल रहे हैं, क्योंकि यहाँ से क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड तो बाहर वातावरण में जा रही है और ऑक्सीजन भीतर आ रही है। तो अब जब यहाँ से क्या हो, ये तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल गई, यहाँ से क्या आ गई, ऑक्सीजन अंदर आ गई, ब्लड तो वही चल रहा है, रक्त वही चल रहा है, तो यहाँ पे कैसा हो गया, ये ऑक्सीकृत हो जाता है और ये ब्लड कैसा हो गया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया। ये ऑक्सीजन ब्लड कहाँ जाएगा, पल्मोनरी वेन के थ्रू कहाँ जाके खुलेगा, लेफ्ट एट्रिया में खुलेगा, और यहाँ से कहाँ गिरेगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में गिरेगा, और इसके थ्रू कहाँ जाएगा, ये पूरे शरीर के अंदर यानी कि वापस ऑर्गन में पहुंच जाएगा। आगे बात समझ में, यानी कि ऑर्गन को क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। तो ये कह रहा है कैसा परिसंचरण तंत्र हो गया, ये दोहरा परिसंचरण तंत्र हो गया, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड दोनों क्या है, सेपरेट जा रहे हैं। क्लियर है, और कुछ समझना बाकी है। चलिए, स्मॉलर सर्किट बोलते हैं पल्मोनरी सर्किट, क्योंकि लंग्स को हम किस नाम से जानते हैं, पल्मोनरी के नाम से भी जानते हैं। तो ऊपर का भाग जो इसको हम क्या बोलेंगे, पल्मोनरी सर्किट बोलेंगे, और नीचे का भाग इसको क्या बोलेंगे, ग्रेटर एओर्टा के थ्रू जा रहा है, सिस्टमिक सर्किट बोलते हैं, जो पूरी बॉडी के अंदर क्या कर रहा है, ब्लड को पंप कर रहा है। ठीक है, चलिए मानव परिसंचरण तंत्र रक्त, हृदय और रक्त वाहिनियों में बटा हुआ होता है। उत्पत्ति हम बात कर लें इसकी कैसे होती है, मेसोडर्म से होती है। ठीक है ना, स्थित वक्ष गुहा के मीडियस्टर्नल स्पेस में जो हार्ट की सिचुएशन है वो कहाँ पर है, हमारा जो ये मीडियस्टर्नल स्पेस है, ठीक है ना, दोनों लंग्स के बीच में,
इस स्पेस में क्या होता है, टिल्टेड लेफ्ट साइड टिल्टेड फॉर्म के अंदर हमारा हार्ट प्रेजेंट होता है, जो ओरिजिन में कैसा है, मेसोडर्मल होता है। और हमारे जो लंग्स है इसमें लेफ्ट की तरफ बात करें, एक स्पेस प्रेजेंट होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, कार्डियक नॉच बोलते हैं। यहीं पे क्या होता है, हमारा लेफ्ट साइड जो थोड़ा सा टिल्टेड फॉर्म के अंदर हमारा हार्ट प्रेजेंट होता है। और वैसे ध्यान रखना, हार्ट जो है वो मीडियस्टर्नम स्पेस के अंदर बीच में ही उपस्थित होता है, लेफ्ट साइड टिल्टेड होता है बस। तो वेंट्रिकल का जो साउंड है ना, जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है तो हमें यहाँ क्या दिल की धड़कन यहाँ सुनाई देती है। ठीक है, आकार कैसा होता है, बंद मुट्ठी के समान आकार का होता है, इस तरह से फिस्ट लाइक स्ट्रक्चर लेफ्ट साइड टिल्टेड फॉर्म के अंदर होता है। ठीक है, चलो, झिल्लीनुमा थैलेनुमा दोहरी दीवार युक्त पेरिकार्डियल द्रव से घिरी हुई होती है, पेरिकार्डियम होती है, रेशियम में पेरिकार्डियम होती है। बाहर की तरफ हम बात करें, ये देखिए आप, ठीक है, सीरस पेरिकार्डियम, पेरेटल पेरिकार्डियम, विसरल पेरिकार्डियम। तो बाहर की जो कवरिंग होती है इसको क्या बोलते हैं, पेरेटल पेरिकार्डियम और विसरल पेरिकार्डियम। इन दोनों के कार्डियम के बीच में क्या होती है, एक कैविटी प्रेजेंट होती है, एक गुहा उपस्थित होती है, खाली स्पेस प्रेजेंट होता है। इसमें क्या होता है, पेरिकार्डियल फ्लूइड भरा हुआ होता है। ठीक है, ये क्या करता है, फ्रिक्शन से, धक्के से, जर्क से एकदम से बचाता है। आई बात समझ में, ये देखिए क्या भरा हुआ है इसमें, पेरिकार्डियल द्रव भरा हुआ होता है। आई बात समझ में, चलिए एपिकार्डियम की बात करें, सबसे बाहरी परत होती है, उत्पत्ति मेसोडर्म से है, सरल शल की उपकला यानी कि सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम से बनी हुई होती है। मायोकार्डियम की बात करें, मध्य का भाग है, मेसोडर्म से आश्रित होता है, हृदय पेशियों से मिलकर बना हुआ होता है। सारे जो मेन काम है वो कहाँ होते हैं, मेसोडर्म वाले भाग में। एंडोकार्डियम बात करें तो हमेशा सबसे अंदर वाली होती है, जो भी क्या होती है, मेसोडर्म से बनी होती है और सरल शल की उपकला यानी कि सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम यहाँ पे हमें देखने को मिलती है। आई बात, चलिए ये देखिए आगे बात समझ में, ये क्या है, बाहर की तरफ देखिए आप, ठीक, ये तो क्या है, अंदर के पीछे की, ये तो बीच में क्या है, मायोकार्डियम है ना, ये देखिए मायोकार्डियम है बीच वाला भाग। ठीक है, बाहर की तरफ क्या, ये पेरिकार्डियल कैविटी आ गई। ठीक है, और ये पेरिकार्डियल कैविटी में क्या भरा हुआ है, ये फ्लूइड भरा हुआ है। बाहर की क्या है, ये पेरिकार्डियम हो गई, एपिकार्डियम, ये देखिए ये एपिकार्डियम, ये पेरेटल पेरिकार्डियम हो गई। इन दोनों के बीच की कैविटी में क्या भरा हुआ है, फ्लूइड भरा हुआ है, इसको हम क्या बोलते हैं, पेरिकार्डियल फ्लूइड बोलते हैं। ठीक है, चलो अब देखिए ये हमारे हार्ट का क्या है, स्ट्रक्चर है। तो हमें हार्ट का स्ट्रक्चर पूरा पता ही है किस तरह से काम करता है। चलिए अब देखिए इसको समझ लेते हैं एक बार। ठीक है बच्चों, चलिए समझिएगा। हम डायग्राम कैसे समझ लेते हैं इस चीज को, कि अब देखिए जो हमारा हार्ट है इसमें क्या हमारे 4 चैम्बर प्रेजेंट है। ठीक, चलिए तो अब सबसे पहले बात हम करें, ये वाला पार्ट कौन सा हो गया, इसका राइट एट्रियम का हो गया। तो जो ब्लड है वो किसके अंदर आएगा, राइट एट्रियम के अंदर आएगा। ठीक है, आप समझिएगा, मैं आपको इस तरह से बताता हूं कि ये हमारा हार्ट, ठीक है, इसकी हम बात कर लेते हैं। ये क्या है, 4 चैम्बर में डिवाइड है, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, यहाँ पे एक वॉल प्रेजेंट होता है, यहाँ पे एक वॉल प्रेजेंट होता है। तो अब यहाँ पे क्या है, देखिए इस तरह से। ठीक है, समझिएगा बात को। अब देखिए ये क्या है, सुपीरियर वेना केवा। ठीक है, इस सुपीरियर वेना केवा के थ्रू क्या होगा, ब्लड इसके अंदर आ रहा है, कहां से, शरीर के ऊपर के भाग से, यानी कि जो चेस्ट है इसके ऊपर से भाग के दोनों जो आपके कंधे हैं यहाँ का और आपके हेड का जो भाग है वहां से क्या आ रहा है, यहाँ पे डीऑक्सीनेटेड ब्लड यानी कि अनाक्सीकृत रक्त किसके थ्रू आ रहा है, यहाँ पे एसवी यानी सुपीरियर वेना केवा के थ्रू भीतर आ रहा है। ठीक है, और नीचे से हम बात करें इन्फीरियर वेना केवा से, जो हमारा अनाक्सीकृत रक्त है नीचे शरीर का, यानी कि कमर से नीचे तक का भाग जो है वहां का जो रक्त कहां से आ रहा है, यहाँ पे इन्फीरियर वेना केवा से आ रहा है। ये सभी आगे कहां खुल रहे हैं, राइट एट्रियम में आके खुल रहे हैं। ठीक है, तो राइट एट्रियम में क्या हो रहा है, यहाँ पे अनाक्सीकृत रक्त आ रहा है। ठीक, अब देखिए जब यहाँ से पूरा अनाक्सीकृत रक्त आ गया तो हृदय का खुद का भी क्या होता है, अनाक्सीकृत रक्त होता है, जो किससे आता है, कोरोनरी साइनस से आता है। तो यहाँ पे क्या होती है, एक ओपनिंग होती है, किसकी, कोरोनरी साइनस की। ये तो यहाँ से भी क्या हो गया, अनाक्सीकृत रक्त अंदर गिर गया, यानी कि राइट एट्रियम के अंदर पूरे शरीर का अनाक्सीकृत डीऑक्सीनेटेड ब्लड आ जाता है। अब देखिए जैसे ये ब्लड आया तो यहाँ पे क्या हुआ, एक वॉल प्रेजेंट होता है इनको गार्ड करने के लिए, किसको, राइट एट्रियम को, राइट वेंट्रिकल को। तो इसको क्या बोलते हैं, ट्राइकास्पिड वॉल बोलते हैं। क्यों, क्योंकि इसमें क्या होता है, इस तरह से होता है ये, इसमें 3 कस्प उपस्थित होते हैं इस तरह से। ठीक है, कैसे होते हैं, 3 कस्प उपस्थित होते हैं इसमें। तो इसको हम क्या बोलते हैं, 1 2 3 कस्प, इसलिए इसको हम ट्राइकास्पिड वाल्व बोलते हैं। जैसे ये वाल्व ओपन होगा और जितना भी रक्त है वो कहाँ जाता है, नीचे वेंट्रिकल में आकर गिर जाता है। ठीक है, चलिए उसके बाद लाइट एट्रियम में, यहाँ से एट्रियम में इस तरफ जो ओपनिंग होती है इसमें क्या होता है, 2 सेमिनुलर वॉल प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, पल्मोनरी सेमिनुलर वाल और एरोटिक सेमिनुलर वाल। तो जैसे ही राइट वेंट्रिकल में डीऑक्सीकृत रक्त आता है तो इसमें प्रेशर होता है, तो जैसे क्या होता है, इस वॉल के थ्रू ये रक्त जो है ये लंग्स के अंदर पहुंच जाता है। उसमें क्या हो जाता है, सीधा सीधा ये क्या होता है, इसके अंदर अनाक्सीकृत रक्त लंग्स में जाएगा, फेफड़ों में जाएगा, तो कैसे होता है, ऑक्सीकृत हो जाता है। अब जो ऑक्सीकृत रक्त है वो कहाँ पहुंचा, यहाँ पे पल्मोनरी वेन होती है। इन पल्मोनरी वेन के थ्रू किसमें जा रहा है, ये पल्मोनरी वेन के थ्रू, पल्मोनरी वेन के थ्रू। समझिएगा मैं बोल रहा हूं, जिस पे कॉन्सेंट्रेट कीजिए आप।
ठीक है। और जो अनासिक रक्त लेके जा रहा है किसके थ्रू जा रहा है, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू जा रहा है, ठीक है। इसको क्या एक्सेप्शनल है, लेके क्या जाना चाहिए, शुद्ध रक्त लेके जाना चाहिए, पर ये लेके क्या जा रही है, अनाक्सीकृत रक्त लेकर जा रही है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो गया, लेफ्ट जो एट्रियम है इसके अंदर ऑक्सीकृत रक्त आ गया, और ये ऑक्सीकृत रक्त जो आया है अब ये क्या करेगा, यहाँ पे भी एक वाल प्रेजेंट होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, बाइकास्पिड वाल, इसमें 2 कस्प उपस्थित होते हैं, या फिर इसको हम क्या बोलते हैं, मिट्रल वाल के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। ये ओपन होगा, जितना भी शुद्ध रक्त है लेफ्ट वेंट्रिकल में आ जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में आएगा तो यहाँ पे जो ओपनिंग होगी कहाँ खुलेगी, एरोटा में खुलेगी, तो यहाँ से जो ओपनिंग है ये ऊपर की तरफ जाएगी और पूरे क्या ऊपर के शरीर के भाग को, लंग्स को, दिमाग को, सर को, सबको जगह को ऊपर को ब्रेक दे देगी, और नीचे होती हुई कहाँ जाएगी, ये महाशिरा जो खुलेगी एरोटिक, तो ये क्या आएगी, पूरे ब्लड में नीचे की तरफ जो है ब्लड की सप्लाई कर देगी। आई बात समझ, यही इस डायग्राम के अंदर पूरा बताया गया है, ठीक है। आई बात समझ में, चलिए